Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the 20th lecture of the geography series, where we shall discuss about the secondary circulations in the atmosphere. Earlier in the classes we discussed about the primary circulations, that includes the pressure belts, the three-dimensional meridional circulations, the wind systems, and later the tertiary circulations that included the various types of local winds, their impacts over the local climates, as well as the various local winds that are blowing across the globe. तो आज हम सेकेंडरी सर्कुलेशंस की बात करेंगे और सेकेंडरी सर्कुलेशंस वैसे तो हमने पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जेट स्ट्रीम इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेशन। केवल फर्क ये है कि जेट स्ट्रीम जो है अपर ट्रोपोस्फेयर सर्कुलेशन होता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक होता है, यानी कि उसे ग्राउंड से कम 6 से 12 किलोमीटर के ऊपर वो ब्लो करता है, राइट। लेकिन उसके जो इंपैक्ट्स होते हैं वो ग्राउंड पे होते हैं। तो थोड़े बहुत हमने कल डिस्कस की थी कि क्या क्या इंपैक्ट होते हैं उसके ग्राउंड पे। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कहीं पे लो प्रेशर सिस्टम वो क्रिएट करता है, कहीं पे हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट करता है, और अकॉर्डिंग टू द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। फिर हमने देखा कि ये लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस में भी कंट्रीब्यूट करता है, एक जगह से हीटेड वार्म एयर को कैरी करके कोल्ड सेक्टर में ले जाके और उसको छोड़ देता है, और कोल्ड सेक्टर से कोल्ड एयर को लेके वार्म एयर में वार्म सेक्टर में छोड़ देता है। तो इसकी वजह से जो हीट डेफिसिट और हीट सरप्लस जोन के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट है वो होती है, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ हीट इज वेरी एसेंशियल फॉर द वेरियस जियो बायोकेमिकल साइकिल्स ऑकरिंग ओवर द अर्थ सरफेस। तो ये जो है जेट स्ट्रीम था। फिर आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एयर मास, फ्रंट्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। ये 3 टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे, और इन टॉपिक्स के साथ हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो बचेंगे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होगा, जो कि मैं कल के नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इसके साथ हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम जो है पूरे ग्लोब पे कौन कौन से क्लाइमेट्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, वो ग्लोबल क्लाइमेट्स के बारे में 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट आवर क्लाइमेटोलॉजी इज ओवर। तो ये सब आज टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, एयर मास, फ्रंट्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। तो बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे हमारे डिस्कस के इन दिस टॉपिक्स में, क्या क्या हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एयर मास कंसेप्ट होता क्या है, क्या होता है एयर मास, ये जो सेकेंडरी सर्कुलेशन है कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं एयर मास के डेवलपमेंट के, ऐसा क्या फिजिबल कंडीशन होगा अर्थ पे कि एयर मास जो है एक बन के तैयार होगा, कितने तरह के एयर मास होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होंगे एयर मास के। उसके बाद हम मॉडिफिकेशंस ऑफ एयर मास में देखेंगे कि एक एयर मास बन गया तो वो कैसे फिर मॉडिफाई होके खत्म हो जाता है। तो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मास। और जब एयर मास के बारे में जब हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, तब हम फ्रंट्स देखेंगे कि ये फ्रंट्स क्या होता है, और फ्रंट्स कितने टाइप्स का होता है, और किस फ्रंट के साथ कैसा वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और जब हम फ्रंट समझ लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होगा वो टेम्परेट साइक्लोन का कंसेप्ट होगा। ये फ्रंट्स और टेम्परेट साइक्लोन्स बड़ा ही मिलता जुलता कंसेप्ट होता है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, कहां फ्रंट क्या टेम्परेट साइक्लोन। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि फ्रंट से टेम्परेट साइक्लोन्स बनता है। फिर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन्स बनता कैसे है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में। और फिर देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ वेदर एसोसिएटेड विद द टेम्परेट साइक्लोन्स, यानी किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे अगर टेम्परेट साइक्लोन्स गुजर रहा है तो कैसा वेदर सीक्वेंस होगा, मतलब एक के बाद एक वेदर सीक्वेंस चेंजेज होते हैं, वो किस तरह के चेंज होंगे, क्यों होंगे, ये हम लास्ट में देखेंगे, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एयर मास के से कि एयर मास होता क्या है, व्हाट इज एयर मास। आपको पता है कि प्राइमरी सर्कुलेशन होता है। सपोज देयर आर प्राइमरी सर्कुलेशंस, यहां विंड चल रही है, सपोज दिस इज अ वेस्टर्ली जोन। वेस्टर्ली जोन कितने से कितने के बीच में होता है, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली चलती है। इन बिटवीन सपोज मान लो कहीं पे ये जो एयर है, कुछ फ्रिक्शनल, यहां पे फ्रिक्शनल ड्रैग क्रिएट हो गया, कुछ फ्रिक्शनल ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर की जो एयर है यहां जो है रुक गई, ये नहीं जा पा रही है, और इसके पीछे की एयर जो है इसको बाइकआउट करके चलते चली गई। ये एयर यहां पे रुक गई क्योंकि यहां पे कोई फ्रिक्शन है जो इस लेयर को रोक रहा है जाने से, ये लेयर इस लेयर को रोक रहा है, ये लेयर इस लेयर को रोक रहा है, और ऐसे जो है एक जो है 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर यहां पे क्रिएट हो गई। अब ये क्या करेगा,
ये जो रीजन है, इसका जो लैंड है यहां पे, इस लैंड के अकॉर्डिंग जो है ये अक्वायर कर लेगी अपनी प्रॉपर्टीज। जैसे ये लैंड मान लो वार्म है, गर्म है, तो ये जो नीचे वाला जो लेयर होगा ये वार्म अप हो जाएगा। ये जो है अपने से ऊपर वाले को वार्म अप करेगा, ये अपने से ऊपर वाले को वार्म अप करेगा, वार्म अप करेगा, वार्म अप करेगा। सपोज ये कोल्ड है तो ये भी कोल्ड हो जाएगा, उसकी वजह से ऊपर वाले भी सब कोल्ड हो जाएंगे। अगर ये जो है यहां पे इमेंस वाटर है, सपोज मान लो ये ओशन सरफेस हुआ, तो ओशन सरफेस हुआ तो ए लॉट ऑफ मॉइस्चर यहां पे आ जाएगा, तो ये मॉइस्चर इसको देगा, इसको देगा, तो ये पूरा जो एयर मास है वो मॉइस्ट हो जाएगा पूरी तरह से, डेंस मतलब लोडेड विथ डेंस मॉइस्चर, ए लॉट ऑफ वाटर। अगर ये पूरी तरह से ड्राई हुआ, कॉन्टिनेंट हुआ ये, तो कॉन्टिनेंट पे पानी नहीं है तो इसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो ये ड्राई रह जाएगा पूरा एयर मास। तो इस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस सरफेस a different mass of air will develop within the prevailing circulation। जो सर्कुलेशन ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है इसमें एक अलग ही मास डेवलप हो जाएगा, और ये अलग मास जो डेवलप होगा वो अपने सराउंडिंग से अलग होगा। इनकी मान लो टेम्परेचर कुछ और थी, ये जो टेम्परेचर डेवलप किया अपना, वो इस सरफेस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डेवलप कर लिया। ये लोग अपना चल रहे हैं, तो अब यहां से ये डेवलप करके और ये भी आगे बढ़ जाएगा। जब ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो दिस विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रिवेलिंग विंड्स। तो इसी विंड्स के साथ ये भी अब चलना स्टार्ट कर देगा, अपना एक अलग करेक्टर बना लिया, करेक्टरिस्टिक्स बना लिया, और वो करेक्टरिस्टिक्स बना के एक अलग तरीके से वो भी चलना स्टार्ट हो गया प्रिवेलिंग विंड्स के साथ। तो अब देखोगे आप इसको तो अपने सराउंडिंग से ये बिल्कुल अलग होगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि इसने जो है इस एरिया के टेम्परेचर, मॉइस्चर को, डेंसिटी को, सबको अक्वायर कर लिया है। तो इस तरह से ये चलते 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 चला जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एयर मास। तो एयर मास का ये कंसेप्ट हो गया कि एयर मास होता क्या है। 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर हैविंग होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट्स हॉरिजॉन्टल लेयर। अब ये मत सोचना कि यहां और यहां 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 एक इक्वल टेम्परेचर होगा, नहीं होगा। एक हाइट का जो हॉरिजॉन्टल लेयर होगा, इतने दूर में इक्वल टेम्परेचर, इक्वल मॉइस्चर, ये सब होंगे, इक्वल डेंसिटी होंगे। इसके ऊपर सेकंड लेयर में जाओगे, ऊपर वाले लेयर में, तो चेंज होगा, बट ये पूरे एरिया में सेम चेंज होगा। फिर ऊपर जाओगे तो पूरे एरिया में बहुत जगह मिल जाएगा कि होमोजेनिटी ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन द एयर मास, बट याद रखना कि दैट होमोजेनिटी इज इन द हॉरिजॉन्टल लेयर, नॉट इन द वर्टिकल लेयर्स। यहां भी आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा ही। समझ में आ रही बातें? तो इस तरह से ये पूरा डेवलप हो जाएगा एक एयर मास। तो एयर मास के बारे में क्या आप जान गए कि ये 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर होता है। इसके लेंथ होते हैं, इसके ब्रेथ होते हैं, इसकी हाइट होती है। एक 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर हो गया। ये क्यूबॉइडल शेप में हो सकता है, इलिप्टिकल शेप में हो सकता है, सर्कुलर शेप में होता है, किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन 3 डायमेंशनल बॉडी होगा एयर का। इसके जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, इसमें होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, प्लस ये जो है अपने सराउंडिंग से अलग होगा। तो सराउंडिंग से अलग होगा तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज एन एयर मास मूविंग इन दिस विंड। तो ये सराउंडिंग से अलग होगा, तीसरा फीचर होता है। उसके बाद देखोगे ये तो इसके जो फीचर्स होते हैं हमेशा अपने सोर्स रीजन के होते हैं। जहां पे ये बना, इस रीजन को बोलते हैं सोर्स रीजन, जिसने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दिए, तो दैट इज द सोर्स रीजन। अब ये आगे जाके किसी और रीजन में जो कि इस रीजन से अलग है, वहां जाके ये इंपैक्ट करेगा, इंपैक्ट क्रिएट करेगा। क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा ये हम आगे बात करेंगे मॉडिफिकेशन में। जब ये इंपैक्ट क्रिएट करेगा तो वो सरफेस भी तो इसको इंपैक्ट करेगा, तो वो सरफेस भी इसको इंपैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे इसकी जो होमोजेनिटी है, इसकी जो डिफरेंसेस हैं अपने सराउंडिंग से, सब खत्म होगी, और धीरे धीरे ये भी मिल जाएगा अपने पुराने प्रिवेलिंग विंड्स में, और इस तरह से ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस एयर मास। समझ में आ रही बात है? तो ये एयर मास होता है। तो एयर मास में आपको जानना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मास, कि एयर मास जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी ब्रेथ कितनी होती है, उसकी हाइट कितनी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा क्या जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि इसके हॉरिजॉन्टल लेयर्स में इसके होमोजेनिटी ऑफ फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब टेम्परेचर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी। उसके बाद देखना है कि इसके अपने सराउंडिंग से डिफरेंस होता है, ये हो गया। उसके बाद होता है कि ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, और एक जगह से दूसरे जगह मूव करके और ये इंपैक्ट करता है वहां पे जाके, और खुद भी इंपैक्ट हो जाता है, और खुद इंपैक्ट होकर डिसॉल्व भी
हो जाता है। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एयर मास का। अब इसका जो डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो इसकी जो लेंथ होती है ये जो होती है लगभग 1600 से 3200 किलोमीटर तक, इवन कम से कम 4-5 हजार किलोमीटर भी चली जाती है। तो कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस और द कंडीशन ऑफ द सरफेस, की कंडीशन कैसा था, कितना दूर का एरिया का जो एयर है ये रोक लिया इसने, इस सरफेस ने, तो इसी पर डिपेंड करता रहेगा। फिर हमारा क्या होता है, विड्थ। विड्थ मतलब होता है, अब देखो इसकी जो लेंथ होती है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, ईस्ट वेस्ट लेंथ होती है इसकी, नॉर्थ साउथ जो होता है इसकी विड्थ होती है, और हाइट तो जानते ही हो नीचे से ऊपर तक। तो इसकी जो लेंथ होगी, जो अब मैं 1600 से 3000 3500 बता रहा हूं, ये ईस्ट वेस्ट होगी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में इसका विड्थ होगा, और इसकी विड्थ भी लगभग 250 से 500 किलोमीटर होगी। कभी कभी बहुत बड़ा मैसिव एयर मास होता है तो उसकी 1000 किलोमीटर भी विड्थ हो जाती है। तो इसकी विड्थ क्या होगी, लैटिट्यूडनल होगी, नॉर्थ साउथ होगी। और हाइट जो होती है वो अप डाउन होती है, और इसकी हाइट जमीन से लेके और कई बार ट्रोपोपॉज तक होती है। ट्रोपोपॉज मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर 10-12 किलोमीटर। अब ये इक्वेटर के साइड में बनेगा तो ज्यादा ऊंचा होगा, क्योंकि इक्वेटर में ट्रोपोपॉज जो है 15-20 किलोमीटर पे है। मिड लैटिट्यूड में होगा तो थोड़ा सा कम नीचा होगा, क्योंकि वहां पे ट्रोपोपॉज जो है वो 8-10 किलोमीटर पे है। पोलर रीजन में बनेगा तो और कम होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन की कहां बन रहा है इसकी हाइट भी होती है। तो ये हाइट जो है जमीन से लेके और ट्रोपोपॉज तक इसकी हाइट होती है। तो ये आप समझ गए हाइट, लेंथ, विड्थ ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक समझ गए कि हॉरिजॉन्टल लेयर में होमोजेनिटी होती है, सोर्स रीजन का इसको फीचर क्रिएट कर लेता है, और अपने सराउंडिंग से ये क्या हो जाता है, डिफरेंशिएटेड कर सकते हो इजीली, आप सराउंडिंग से डिफरेंट हो जाता है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एयर मास के। अब एयर मास के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशंस। अब ये पिक्चर देख लो एयर मास का, ये सब एयर मास है। ये जो है एयर मास है, एक ये एयर मास है, ये एक एयर मास है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोल है, कोई इलिप्टिकल है, राइट, कोई सर्कुलर क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल भी होता है, लेकिन परफेक्ट तो हो नहीं सकता है, टूटा फूटा ऐसे वैसे। तो इसी तरह से पूरा एयर मास डेवलप होता है, और ये एयर मास जो है चलते रहते हैं। ये जो है सारे जो है आपको इक्वेटोरियल रीजन में भी कई बार एयर मास बनता है। फिर ये जो रीजन्स हैं ये आपको ट्रेडविंड्स रीजन्स में होता है, ये फिर आपको वेस्टर्लीज रीजन्स में होता है, पोलर ईस्टर्लीज रीजन्स में होता है। ये सारे एयर मास जो है चलते रहते हैं। समझ में आ रही बात है। और ये जो है साथ में अपने जो जिस प्राइमरी विंड्स के अंदर ये बने हैं उसी के डायरेक्शन में ये चलते हैं। समझ में आ रही बात है। तो ये हो गए आपको प्रिंसिपल वर्ल्ड एयर मासेस। अब हम बात करते हैं कि कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट की, क्या क्या कंडीशंस होता है, क्यों एयर मास डेवलप होता है, ऐसी क्या कंडीशन वहां डेवलप हो जाती है सरफेस पे कि प्राइमरी विंड के अंदर एक नया मास ऑफ एयर डेवलप हो गया। पहला कंडीशन होना चाहिए आइसोट्रॉपिक सरफेस विथ फ्लैट प्लेन्स। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये जो सरफेस है ये यहां से लेके यहां तक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका सेम फिजियोग्राफी है। ऐसा नहीं है कि यहां पे माउंटेन है, यहां पे प्लेन है और यहां पे प्लेट्यू है, इस तरह से नहीं है। ये पूरा जो है प्लेन एरिया है। तो फ्लैट टोपोग्राफी होनी चाहिए, आइसोट्रॉपिक सरफेस होना चाहिए। या तो ये लैंड होना चाहिए या तो वाटर होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक में ये भी होना चाहिए कि या तो लैंड है या तो वाटर है। ऐसा नहीं हो कि आधा दूर में पानी है और आधा दूर जो है लैंड है, तो यहां पे नहीं बनेगा एयर मास, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी तो एयर मास बनने नहीं देगा। तो सेम टाइप का होगा, या तो पूरा ओशन सरफेस होना चाहिए या पूरा लैंड सरफेस होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड होगा जो प्राइमरी विंड, वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात है। ये अगर विंड चल रहा है तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और यहां पे जो सरफेस का फ्रिक्शनल ऑब्स्टेकल्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जिससे वो रोकना चाह रही है एयर को, वो जब बराबर हो जाएगी तो ये एयर जो है यहां पे रुक जाएगा, और रुक के 7 से 8 दिन तक यही रुका रहेगा। और ये 7 से 8 दिन तक जो रुका रहेगा तो इस सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये लेते रहेगा और अपना कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सराउंडिंग से ये चेंज करता रहेगा। दिस विल टेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सरफेस एंड दिस वे इट विल बिकम अ डिफरेंट एयर विद इन द प्रीवियस ईयर। फिर हमारा होगा कि नो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन फॉर 7 to 8 डेज। 7 से 8 दिन तक इस रीजन में, इस सरफेस के ऊपर अब बहुत ज्यादा कन्वेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या बहुत ज्यादा तेज विंड नहीं होना चाहिए कहीं से, अदरवाइज ये डिसॉल्व कर देगा पूरा को। काम कंडीशन होना चाहिए, हल्का हल्का विंड है, ना कोई बहुत ज्यादा एयर कन्वेक्शन है, ना कोई बहुत ज्यादा एडवेक्शन है, तो जाके आराम से ये धीरे 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 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा। और चौथा की जो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन और मोलिकुलर ट्रांसफर होता है। यानी जो ये लोअर लेयर है वो इस रीजन से इंपैक्टेड थ्रू कंडक्शन होगा,
राइट। थ्रू कन्वेक्शन नहीं होगा कि यहां से जो है हीट होके और ऊपर जाने लगा हवा, ऐसा नहीं होगा। ये जो है आराम से धीरे धीरे जो है इसका हीट ले लेगा, या अगर ये कोल्ड है तो अपना हीट दे देगा, फिर ऊपर वाला जो है धीरे धीरे जो है नीचे वाले लेयर का हीट ले लेगा, उसके ऊपर वाला धीरे धीरे जो है ले लेगा। मतलब मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल ट्रांसफर होना चाहिए स्लोली। देयर इज नो एनी ट्रांसफर ऑफ मास विद इन द एयर मास, जो कि जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू वन मोलिक्यूल टू अनदर मोलिक्यूल। तो ये हो जाता है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। ये 4 कंडीशंस होने चाहिए एयर मास के डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एयर मास। कितने तरह का एयर मास होता है, अब ये देखना है हमें। देखो, टाइप्स ऑफ एयर मास में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जनरली जो सबसे छोटा ये जो था डिमार्केशन था, उसने भी 32 टाइप का एयर मास को बोला था। बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि 32 टाइप का एयर मास, आपको 4 तरह का एयर मास बेसिकली याद रखना है, और वो मेन 4 तरह के एयर मास होते हैं। उसी में वेरिएशंस होते चले जाते हैं और 4 जो है 32 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस 4 के आगे आपको वेरिएशंस नहीं देखना है। तो टाइप्स में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो टाइप्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर कि एयर मास वार्म है कि एयर मास कोल्ड है। अगर ट्रॉपिकल रीजन में एयर मास बनेगा, ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो वो वार्म होगा कि कोल्ड होगा, ये बताओ। वार्म होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंड या वाटर हमेशा वार्म होता है इन कंपेरिजन टू पोलर रीजन में। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ट्रॉपिकल एयर मास। एक हो गया ट्रॉपिकल एयर मास। ट्रॉपिकल एयर मास ये होता है क्या? वार्म। ये होगा वार्म एयर मास। इसको हम डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल लेटर टी, ट्रॉपिकल। और कोई मास मान लो पोलर रीजन में बन रहा है, पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन में बनने वाला मास वार्म होगा कि कोल्ड होगा? कोल्ड होगा। तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड एयर मास। पोलर रीजन में अगर बनेगा तो ये पोलर एयर मास मान लो, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर पी से। समझ गए? अब ट्रॉपिकल में भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो 2 डिमार्केशन आपने किया, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या किया? टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एक्चुअली आपने ये लोकेशन के बेसिस पे किया, लेकिन इसमें टेम्परेचर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि लोकेशन से टेम्परेचर भी डिफरेंस होता है। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आपने ट्रॉपिकल एयर मास और पोलर एयर मास कर दिया। ट्रॉपिकल एयर मास इज वार्म, पोलर एयर मास इज कोल्ड। अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर, अब मॉइस्चर के बेसिस पे कैसे करेंगे हम? ये बताओ, ट्रॉपिक्स में लैंड भी है, ओशन भी है, दोनों है। अगर कोई ट्रॉपिकल एयर मास अगर ओशन सरफेस पे बनता है, ओशन सरफेस पे बनता है, तो वो मॉइस्चर ज्यादा होगा कि मॉइस्चर कम होगा? मॉइस्चर ज्यादा होगा, राइट। तो दूसरा जो ट्रॉपिकल एयर मास जो है, हम इस बेसिस पे बांटते हैं कि ये जो है कॉन्टिनेंटल है कि मैरीटाइम है। कॉन्टिनेंटल है कि मैरीटाइम है? कॉन्टिनेंटल। और दूसरा हो जाएगा मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब होता है जो कि ओशन सरफेस पे बना है, तो इसको मैरीटाइम बोलते हैं। और कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि जो कहां बना है? लैंड पे बना है। ठीक है, तो लैंड पे बनेगा तो कॉन्टिनेंटल, और ओशन पे बनेगा तो मैरीटाइम। ये मॉइस्ट होगा कि ड्राई होगा? ये ड्राई होगा। कॉन्टिनेंटल होगा तो वो ड्राई होगा, ड्राई होगा। मैरीटाइम होगा तो वो मॉइस्ट होगा। ठीक है, मॉइस्ट होगा। कॉन्टिनेंटल को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर सी से, मैरीटाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एम से। समझ में आ रही है बातें? तो कॉन्टिनेंटल हो गया, ट्रॉपिकल जो है 2 तरह का हो गया, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। तो ये कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम जब ट्रॉपिकल रीजन्स में होंगे, जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंटल है, ये ट्रॉपिकल में है, तो इसको हम सी टी से डिनोट करेंगे। सी टी मतलब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है सी। तो ऑन द ट्रॉपिक्स ओवर द कॉन्टिनेंट, तो ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ये एयर मास कैसा होगा? वार्म एंड ड्राई। वार्म क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल है। ड्राई क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल है। अब मैरीटाइम जो होगा तो मॉइस्ट होता है, एम होता है। अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में मैरीटाइम में बन रहा है तो इसको हम एम टी से करते हैं डिनोट। एम मतलब मैरीटाइम, टी मतलब ट्रॉपिकल। अब ये क्या होगा? वार्म एंड मॉइस्ट होगा। ये वार्म एंड मॉइस्ट होगा, एम टी। सी टी जो होगा वो क्या होगा? कैसा होगा? वार्म एंड ड्राई होगा। उसी तरह से पोलर भी 2 भाग में बढ़ जाएगा। पोलर को भी बांटोगे तो पोलर में भी, पोलर में ट्रॉपिकल बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम, कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम।
कॉन्टिनेंटल को पता ही है सी बोलते हैं, पोलर के लिए पी बोलते हैं, तो इसको यूज करेंगे सी पी। अब ये बताओ कि ये कैसा होगा, इसका क्या मतलब नेचर होगा। जैसे इसको आपने बोला वार्म एंड ड्राई, वार्म एंड मॉइस्ट, इसको क्या बोलोगे? कोल्ड एंड ड्राई। इसको क्या बोलोगे? कोल्ड एंड मॉइस्ट। मतलब कि पोलर रीजन्स में अगर ओशन सरफेस पे, हायर लैटिट्यूड्स में अगर ओशन सरफेस पे बनेगा तो वो भी मॉइस्ट होगा। तो ये हो जाएगा कोल्ड एंड ड्राई और ये हो जाएगा कोल्ड एंड मॉइस्ट। और इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? MP, M फॉर मैरीटाइम, P फॉर पोलर। तो इस तरह से हमारे 4 एयर मास डेवलप हो गए। एक हो गया लोकेशन के बेसिस पे, एक हो गया सरफेस के बेसिस पे कि कौन सा सरफेस होगा। लोकेशन पे के बेसिस पे जो हुआ वो टेम्परेचर को डिसाइड करता है। जो सरफेस के बेसिस पे हुआ कि ओशन सरफेस की कॉन्टिनेंट सरफेस पे, वो जो है मॉइस्चर को डिसाइड करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, दीज आर द बेसिकली 4 एयर मास। सबका नेचर क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का क्या होगा? ये वार्म होगा क्योंकि ट्रॉपिकल है, ड्राई होगा क्योंकि कॉन्टिनेंटल है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल का क्या होगा? वार्म एंड मॉइस्ट। कॉन्टिनेंटल पोलर का क्या होगा? कोल्ड एंड ड्राई। मैरीटाइम पोलर का क्या होगा? कोल्ड एंड मॉइस्ट। तो ये याद रहेगा चारों? ठीक है। अब इसी के ऊपर सारा आगे की कहानी है। अब हमारा हो गया, तो ये टाइप्स ऑफ एयर मास देख लो, ये हो गया सारे बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ट्रॉपिकल एंड पोलर, बेस्ड ऑन ह्यूमिडिटी, कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। ठीक है, ये बेस्ड ऑन टेम्परेचर इसलिए कि टेम्परेचर डिसाइड करता है, एक्चुअल में ये बेस्ड है लोकेशन से। ये ह्यूमिडिटी डिसाइड करता है, एक्चुअल में ये बेस्ड है सरफेस से कि कौन सा सरफेस पे बन रहा है। और इस हिसाब से हमारे पास कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, ये हमारे 4 बेसिक एयर मास बन गए। वैसे एयर मास और भी होते हैं, इक्वेटोरियल होता है। जब भी इक्वेटोरियल एयर मास होगा ना तो वो हमेशा मैरीटाइम ही कहलाता है, कॉन्टिनेंटल नहीं कहलाता है, क्योंकि इक्वेटर रीजन में इतना ज्यादा बारिश होता है कि जो कॉन्टिनेंट भी है वो भी ओशन की तरह ही करता है, वो भी बहुत सारा मॉइस्चर जो है प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम इक्वेटोरियल को ME से ही डिनोट करते हैं कि मैरीटाइम इक्वेटोरियल, क्योंकि पूरा इक्वेटोरियल रीजन में हर एयर मास जो है मॉइस्ट ही होता है। समझ में आ रही है? उसी तरह से जो आर्कटिक होता है, आर्कटिक रीजन में जहां आइस सेल्फ है, तो वहां मैरीटाइम कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो वहां पे ओशन भी है वो भी फ्रोजन है। तो फ्रोजन है तो वो भी कॉन्टिनेंट की तरह ही काम करेगा। तो आर्कटिक भी हमेशा जो है वो कैसा होगा? वो कोल्ड एंड ड्राई ही होगा, मॉइस्ट नहीं होगा। तो खैर उतने डिटेल में नहीं जाना है, हमें ये 4 के बारे में समझना है। अभी जब हमको ऑप्शनल करना होगा तो हम 32 समझेंगे, 40 समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ये 4 हमारे लिए जरूरी का चीज है। तो ये हो गया आपको 4। अब हम बात करते हैं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एयर मास कि मॉडिफिकेशन क्या होती है। मॉडिफिकेशन होती है कि जब एयर मास जिस जगह पे बना तो वो वहां के कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लिया, अब वहां से उठ के किसी और जगह पे जाएगा। तो जब वो किसी और जगह पे जाएगा तो वहां पे वो खुद उस जगह को भी इंपैक्ट करेगा और उस जगह से खुद भी इंपैक्ट हो जाएगा। और खुद इंपैक्ट होके क्या उसके अंदर इंपैक्ट होगी और क्या वेदर कंडीशंस होगा, यही हमें मॉडिफिकेशन में देखना है। अब मॉडिफिकेशन भी 2 तरह का होता है। मॉडिफिकेशन 2 तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक होता है थर्मल मॉडिफिकेशन और एक होता है मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। थर्मल मॉडिफिकेशन एंड मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। गेस करो थर्मल मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज। मतलब कैसे मतलब क्या टेम्परेचर चेंज? क्यों होगा टेम्परेचर चेंज? यस, वार्म एयर मास कोल्ड रीजन में चला जाए, कोल्ड एयर मास वार्म रीजन में आ जाए, तो वहां चेंजेस होंगे, तो उस चेंजेस को हम थर्मल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा नजदीक जा रहा हूं, और बताओ। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जो मेन होता है ना स्पीड डिफरेंस, हाइट डिफरेंस से ये बोलो कि मैकेनिकल का मतलब होता है कि कोई बीच में माउंटेन स्लोप्स ये सब आ जाए, रग्ड टोपोग्राफी आ जाए, जो कि बीच में इसको जो है ऊपर नीचे करने लगे। तो जो हाइट में ऊपर नीचे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो कारण होता है उसका कि बीच में फ्लैट सरफेस पे चल जाए, आगे चल के माउंटेन एंड वैली टाइप आ जाए, तो वो क्या करेगा? वहां पे उस एयर मास को डिसॉल्व कर देगा, ऊपर नीचे करके तोड़ देगा पूरे एयर मास को। और वो जब तक फ्लैट सरफेस पे चलता रहेगा तब तक वो अपना बना रहेगा। जैसे ही वो माउंटेन वैली टाइप के स्लोप पे आएगा, वो वहां पे टूट के और इधर उधर बिखर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। तो थर्मल मॉडिफिकेशन, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन, जनरली थर्मल मॉडिफिकेशन और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन में हमें थर्मल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंटली करना है, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन एक तरह से हमने कर भी रखा है। अब जैसे कि
हम जो ओरोग्राफिक रेनफॉल बात करते हैं वो एक्चुअल में मैकेनिकल मॉडिफिकेशन होता है। हमने उस समय सिंपली बोल दिया कि इधर से विंड आ रहा है और ऊपर चला गया। ये जो विंड है एक्चुअल में एक तरह का एयर मास था। समझ में आ रही बातें? वहां पे मैंने चूंकि एयर मास की बात कुछ करी नहीं थी तो वहां पे मैं बोलता एयर मास तो कंफ्यूजन होती, तो इसलिए सिंपली आपको समझ में आ गया कि ये विंड है। तो ऑफ कोर्स विंड भी होता है, लेकिन कई बार इस विंड में एयर मास भी होते हैं और ये एयर मास ही ऊपर जाते हैं और इससे जो है वो रेनफॉल करके और यहां पे जाके वो डिस्पर्स हो जाते हैं पूरी तरह से। इनकी जो टेम्परेचर होती है, इनकी जो लेयरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, वो सब जो है खत्म हो जाती है यहां पे जाके, और जो भी इनका मॉइस्चर होता है यहां पे रेनफॉल करके उधर ड्राई एयर की तरह बह जाते हैं, तो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो है मैकेनिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये सब मैकेनिकल मॉडिफिकेशन हो गए। अब हम बात करते हैं थर्मल मॉडिफिकेशन में, जो थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। देखो, थर्मल मॉडिफिकेशन दो तरह का हो सकता है। जब कोल्ड एयर वार्म सरफेस पे चला जाए या वार्म एयर कोल्ड सरफेस पे चला जाए, तो दोनों ही केस में थर्मल मॉडिफिकेशन होगा। चलो पहला कंडीशन लेते हैं कि एक वार्म एयर मास जो है, जो ट्रॉपिक्स में बना है, वो पोलर रीजन में चला जाए, तो वो क्या बोलेंगे कि कोल्ड सरफेस पे वो चला गया। कोल्ड सरफेस पे चला गया तो अब देखना, ये है वार्म एयर, राइट। ये यहां के चला गया कोल्ड सरफेस पे। ये सपोज कोल्ड सरफेस है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये वार्म एयर है, ये यहां जाके कोल्ड सरफेस पे खड़ा हो गया। अब ये सरफेस है कोल्ड, नीचे वाला जो इसका लेयर है ये है वार्म। तो ये क्या करेगा कि इस रीजन को ठंडा करेगा। ये कोल्ड जो है, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दिस लेयर एंड दिस सरफेस। देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर विच इज वार्मर। और जब भी डिक्रीज होता है ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसकी वजह से, इसकी वजह से इसकी टेम्परेचर हो जाएगी काफी डिक्रीज, और ये टेम्परेचर डिक्रीज होके ये ग्राउंड लेवल कंडेंसेशन होने लगेगा। क्योंकि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज करती है तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ने लगता है, पता है आपको। तो यहां के कोल्ड सरफेस की वजह से इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होगी और ये ग्राउंड लेवल जो है कंडेंसेशन होने लगेगा और ये पूरा फॉगी कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा। ये तब होगा फॉगी कंडीशंस क्रिएट जब यहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि ये वार्म एंड ड्राई है, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहां पे केवल फॉगी कंडीशंस होकर रह जाएगा। अगर ये ड्राई है तो, अगर ये वार्म एयर मास मॉइस्ट है, ए लॉट ऑफ इसके पास मॉइस्चर है, तो यहां पे एक क्लाउड्स फॉर्मेशन बन जाएगा और ये क्लाउड्स जो बनेगा वो स्ट्रेटस क्लाउड्स हो जाएगा। स्ट्रेटस क्लाउड्स इसलिए बनेगा क्योंकि ये बहुत हाइट पे नहीं गया है, तो बहुत हाइट पे नहीं गया है तो बहुत ज्यादा कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, ये मॉइस्ट है बट स्टिल द कंडेंसेशन इज नॉट वेरी मच इंटेंस। तो यहां पे एक स्ट्रेटस टाइप का क्लाउड बन जाएगा, लो क्लाउड विच इज स्ट्रेटिफाइड बट नॉट हैविंग मच वाटर। तो यहां पे थोड़े ड्रिजल्स होने लगेंगे। तो ड्रिजल्स तब होगा जब ये वार्म एंड मॉइस्ट होगा, और जब वार्म एंड ड्राई होगा तो यहां पे केवल फॉगी कंडीशंस हो जाएंगे। दोनों में समझ में आ रही है बातें? फॉगी कंडीशंस एंड ड्रिजल्स। तो फॉगी कंडीशंस एंड ड्रिजल्स हो गया। अब ये फॉगी कंडीशंस हो गया क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं था, तो ग्राउंड लेवल कंडेंसेशन हुआ, हल्का फुल्का वाटर ड्रॉपलेट्स जो है फैल गए और ये फॉगी कंडीशंस हो गया। और अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया तो एक स्टेटस क्लाउड्स बन जाएगा, और वो स्टेटस क्लाउड्स क्या करेगा, यहां पे ड्रिजलिंग करेगा, बहुत हेवी रेनफॉल नहीं करेगा। क्योंकि हेवी रेनफॉल कौन कौन क्लाउड्स करता है? दो ही क्लाउड्स हैं, निम्बो स्टेटस और क्यूमुलोनिम्बस, यही दो हेवी रेनफॉल करते हैं। अब तुम ये समझ गए कि इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इस एयर मास पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये एयर मास का जो रीजन है, ये नीचे वाला, ये जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में आके बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, और इसके कंपैरिजन में जो ऊपर वाला लेयर होगा वो वार्म ही रह गया, नीचे वाला लेयर काफी ठंडा हो गया क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस ग्राउंड से। तो देयर विल बी व्हाट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में याद करो कि हमने एक एडवेक्शन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात करी थी। वो क्या बात करी थी? यही बात करी थी। दिस इज द एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन इन्वर्जन में हमने क्या बोला था कि वार्म एयर इज मूविंग ओवर द कोल्ड सरफेस, तो देयर विल बी द कूलिंग ऑफ द लोअर लेयर ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द कोल्ड सरफेस, एंड देयर विल बी द वार्मिंग, मतलब ऊपर वाला जो लेयर है वो वार्म ही रह जाएगा, नीचे वाला ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ज्यादा ठंडा होने की वजह से ये इन्वर्जन लेयर क्रिएट हो जाएगा। तो हम वहां पे यही वाली बात कर रहे थे, एयर मास वाली बात।
कि एयर मास, वार्म एयर मास जब कोल्ड सरफेस पे जाएगा तो हमेशा इस कॉलम में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, और लोअर जो कॉलम है उसमें या तो स्टेटस क्लाउड्स बन जाएगा या तो फॉगी कंडीशंस हो जाएगा। स्टेटस क्लाउड्स तब बनेगा जब ये मॉइस्ट है, फॉगी कंडीशंस तब बनेगा जब ये ड्राई है, और इस तरीके से इसका ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो लेयर्स है इनके बीच मॉडिफिकेशन शुरू हो गया, इधर से उधर जो है हवा का एक्सचेंज शुरू हो गया, और एक्सचेंज की वजह से धीरे धीरे ये डिसॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द मॉडिफिकेशन जब वार्म एयर कोल्ड सरफेस पे गया। अब कंडीशन नंबर 2 हमारा, कंडीशन नंबर 2 होता है जब कोल्ड सरफेस वार्म सरफेस पे जाता है, जब कोल्ड एयर, सॉरी कोल्ड सरफेस बोल रहे हैं, कोल्ड एयर वार्म सरफेस पे जाता है। ये डायग्राम से आप देख लो, ये देखो, ये वाला जो कंडीशन है ये वार्म एयर कोल्ड सरफेस पे जा रहा है। तो कोल्ड सरफेस पे जा रहा है तो देखो यहां पे जो है फॉगी कंडीशंस या स्टेटस क्लाउड्स बन जा रहे हैं, कोई वर्टिकल क्लाउड्स नहीं बन रहा है, तो हेवी रेनफॉल नहीं हो रहा है, या तो फॉगी कंडीशंस बन जाएगा और या क्या बन जाएगा आपको स्टेटस क्लाउड्स बन जाएंगे। और यहां देखो तो ये जो साइन है ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का साइन है कि ये जो टेम्परेचर है इस रीजन में बढ़ने लगा और फिर पहले जैसा घटने लगेगा। ये जो लाइन है देखो ये पूरा ठंडा हो चुका है, ये जो इस साइड जा रहा है ये डिनोट करता है टेम्परेचर को कि टेम्परेचर इज राइजिंग एंड अगेन इट इज डिक्रीजिंग एज यूजुअल। तो हमने क्या बोला था कि इन्वर्जन लेयर एक पतला सा लेयर होता है, तो ये वाला जो लेयर है ये इन्वर्जन लेयर बन गया। जो ऊपर वाला लेयर है जो ग्राउंड से सटा हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि ग्राउंड से सटे हुए काफी ठंडा हो चुका है, तो ये इन्वर्जन लेयर बन गया, उसके बाद नॉर्मल हो गया। तो दिस इज द फिनोमेनन, और इस तरह से पार्ट में डिसॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह का मॉडिफिकेशन, सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। जब हम सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि अब कोल्ड एयर मास वार्म सरफेस पे जाएगा। नाउ दिस एयर मास इज कोल्ड एयर मास, इट इज मूविंग ओवर दिस वार्म सरफेस, दिस सरफेस इज नाउ वार्म। इसमें क्या होगा कि वार्मिंग की वजह से ये जो लोअर लेयर का एयर होगा ये वार्म अप होगा, और वार्म अप होगा तो इसकी डेंसिटी अपने ऊपर वाले से कम होगी, तो डेंसिटी कम होगी तो ये क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो देयर विल बी द कन्वेक्शन ऑफ एयर, देयर विल बी द कन्वेक्शन ऑफ एयर इन दिस एयर मास, कन्वेक्शन ऑफ एयर। और नीचे वाला जो लेयर है एयर का वो ऊपर कन्वेक्ट होके जाएगा, और कन्वेक्ट होके जाएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन ऊपर में। और किस तरह का क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्यूमुलस काइंड ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, मतलब क्यूमुलो काइंड ऑफ होगा। अब ये क्यूमुलो में क्यूमुलस होगा कि क्यूमुलो निम्बस होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस एयर मास की मॉइस्चर कितनी है। अगर ये एयर मास कोल्ड एंड ड्राई है और तब जा रहा है ये वार्म सरफेस पे, तो यहां पे क्लाउड्स तो बनेगा लेकिन वो क्यूमुलस क्लाउड्स होगा जो केवल ड्रिजल करेगा, हेवी रेनफॉल नहीं करेगा। वर्टिकल क्लाउड बनेगा बट देयर विल नॉट हैविंग इनॉर्मस मॉइस्चर टू कॉज हेवी रेनफॉल, तो हल्का सा ड्रिजलिंग वगैरह हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोल्ड एंड मॉइस्ट हुआ तो जाएगा, तो यहां पे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनेगा, डार्क क्लाउड्स बनेगा और हेवी रेनफॉल होगा। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द मॉडिफिकेशन, टू मॉडिफिकेशन इन द एयर मास। तो एक एयर मास दूसरे एयर मास पे कैसे इंपैक्ट करता है इस लैंड पे और खुद कैसे इंपैक्ट हो जाता है, आप समझ गए। अब ये जब क्लाउड बन जाएगा तो ये सारा एयर एक दूसरे में मिक्स होके और खत्म हो जाएगा, तो दिस इज द थर्मल मॉडिफिकेशन। तो दोनों याद रहेगा। अब ये पिक्चर को देख लो आप, दूसरे वाले को, सर पे हाथ रखो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मुझे लग रहा है कि सर पे। तो ये हो गया कोल्ड ड्राई, तो कोल्ड ड्राई हो रहा है तो ये कौन सा क्लाउड्स बन जा रहा है, क्यूमुलस क्लाउड्स बन जा रहा है। लेकिन इसी की जगह अगर कोल्ड एंड मॉइस्ट होता तो ये जो क्लाउड्स है ये डार्क होता पूरा, और डार्क होकर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाता और हेवी रेनफॉल होता उस एरिया में। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन, क्लियर है? तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एयर मास। अब सिग्निफिकेंस, क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस क्या होता है एयर मास का? सबसे पहला जो क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस होता है एयर मास का वो होता है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। हाँ, क्या वार्म एयर मास कोल्ड पे जाएगा तो भी नहीं बन सकता है, तो भी वो स्टेटस क्लाउड से बनेगा। इसका कारण क्या है ना कि कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन होने के लिए आपको हीट लेनी जरूरी होती है, आपके पास हीट मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा। वो तो ऑलरेडी जो उसके पास हीट था वो हीट था पहले से जो था, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना अरेंज हो चुका था। अब वो कोल्ड पे जा रहा है तो उसको हीट मिल नहीं रहा है, उल्टा हीट दे रहा है। हीट मिलती वो और गर्म होता तो उसकी डेंसिटी अपने ऊपर वाले एयर से और कम होती, तब वो ऊपर जाता और तब जाके वो क्लाउड फॉर्मेशन होता। लेकिन वो तो उल्टा हीट अपना दे रहा है जिसकी वजह से उसकी कंडेंसेशन हो रही है ग्राउंड लेवल पे ही,
तो नीचे का क्लाउड बन जाएगा स्ट्रेटस क्लाउड्स बन जाएगा। हाँ, वो कंडेंस हो जाएंगे। अगर उसके पास एक्सेस मॉइस्चर है तो स्ट्रेटस क्लाउड्स बन जाएगा। ऊपर तब जाएगा जब उसको हीट मिलेगा, लेकिन वहां उसको हीट मिल ही नहीं रहा है, वो उल्टा ठंडा हो रहा है। तो ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने की वजह से जो क्लाउड्स फॉर्मेशन उनका हो रहा है तो वो स्ट्रेटस क्लाउड्स बन जाएंगे। और अगर नहीं हुआ मॉइस्चर तो केवल फॉगी कंडीशन रह जाएगा। मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनने के लिए मॉइस्चर भी होना चाहिए, नीचे से आपको हीट भी मिलनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। केवल मॉइस्चर है, हीट नहीं मिल रहा है, तो आप वहीं पे एक क्लाउड बना दोगे जिसे हम स्ट्रेटस क्लाउड्स बोलेंगे। दैट स्ट्रेटस क्लाउड्स ऑल्सो कॉजेस ड्रिजल्स। लेकिन वो क्या होता है ना कि ऊपर नहीं जा रहा है तो बहुत ठंडा नहीं हो रहा है, तो बहुत ठंडा नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा कंडेंसेशन नहीं हो रहा है। डिस्पाइट बीइंग हेवी मॉइस्चर इट विल नॉट कंडेंस बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसेशन, द ड्यू पॉइंट वो नहीं मिल रहा है उसको। वहां पे हल्का फुल्का मिल रहा है तो हल्का सा क्लाउड बना दे रहा है स्ट्रेटस क्लाउड्स और ड्रिजल कर दे रहा है। और वो भी अगर मॉइस्चर भी नहीं है तो केवल फॉगी कंडीशंस क्रिएट करके चला जा रहा है। और उसके अंदर क्या हो जा रहा है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बन जा रहा है, क्योंकि ये ठंडा हो गया है, ऊपर वाला अभी भी गर्म है, तो ऊपर वाले में जाओगे तो टेम्परेचर राइज दिख रहा है, फिर अपना नॉर्मल हो जा रहा है। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द फेनोमेनन। अब लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस जो है पहला है, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, राइट। अब लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस कैसे होगा? अब मैं बोल रहा हूं कि वार्म एयर कोल्ड रीजन में जा रहा है, कोल्ड एयर वार्म रीजन में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वार्म एयर अपना हीट जाके कोल्ड रीजन में छोड़ आया, कोल्ड एयर वार्म एयर में आया तो वो अपना कोल्ड जो है इधर आया, तो अपना कोल्ड एयर इधर लेके आ गया। तो इसकी वजह से जो है एयर के बीच में हीट डेफिसिट जोन और हीट सरप्लस जोन के बीच में एक्सचेंज हो गया हीट। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस होता है। दूसरा होता है फ्रोंटोजेनेसिस, जो अभी हम बात करेंगे, फ्रोंटोजेनेसिस एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। ये जो एयर मास होते हैं ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनाते हैं, ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनाते हैं। ये तब बनाते हैं जब एक एयर मास जो वार्म है और दूसरा एयर मास जो कोल्ड है, ये दोनों आके आमने सामने मिल जाए। ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो एक बाउंड्री बनेगी इन दोनों के बीच में। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं फ्रंट। और यहीं पे टेम्परेट साइक्लोन्स भी बनेंगे इसी फ्रंट के बनने की वजह से। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी जान लो कि फ्रोंटोजेनेसिस एंड टेम्परेट साइक्लोन जो है एयर मास की वजह से होता है। और ये टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो मिड लैटिट्यूड्स में बहुत सारे क्लाइमेट्स को डिसाइड करता है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इसी टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है इसी टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ एयर मास, यानी कि एयर मास की वजह से क्या क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे। तो जनरली इसकी जो एक्सटेंट इतनी बड़ी है कि ये ज्यादातर जो है ग्लोबल और रीजनल लेवल पे इंपैक्ट करता है। अब ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा, तो सबसे पहला इंपैक्ट होगा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ये लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस यानी व्हाट, यानी जो हीट सरप्लस जोन है उसकी हीट को हीट डेफिसिट जोन में भेजना और उसकी कोल्डनेस एयर को इधर में ट्रांसफर करना। तो ये वार्म एयर को कोल्ड रीजन्स में करता है जो हमने अभी देखा, और जो कोल्ड रीजन्स में एयर को वार्म एयर में लाता है, वार्म रीजन में लेके आता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये हीट एक्सचेंज होती है जिसे हम लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रोंटोजेनेसिस एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रंट्स क्या होता है कि जब दो एयर मास एक दूसरे के आमने सामने, दो डिफरेंट एयर मास, दोनों वार्म एयर मास होगा तो नहीं, एक वार्म और एक कोल्ड, जब एक दूसरे के आमने सामने भिड़ जाते हैं तो ये जो बाउंड्री बनती है इस बाउंड्री को हम बोलते हैं फ्रंट्स। तो फ्रोंटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे और टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है कि ये बाउंड्री बनने के बाद होता क्या है, सारा प्रोसेस वन बाय वन, दिस इज कॉल्ड फ्रोंटोजेनेसिस। और उसी प्रोसेस के अंदर ये टेम्परेट साइक्लोन्स बनता है। तो ये फ्रोंटोजेनेसिस और टेम्परेट साइक्लोन्स जो है इस एयर मास की वजह से बनता है। तो इसलिए जितने भी टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड जो भी फेनोमेना होते हैं, क्लाइमेटिक फेनोमेना अर्थ पे, दैट मस्ट बी एट्रीब्यूटेड टू दिस एयर मासेस। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। तीसरा जो है कि ग्लोबल बहुत सारे क्लाइमेट्स जो हैं, जैसे कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, तो वो सारे क्लाइमेट्स जो है इन एयर मास की वजह से बनते हैं। अब आगे हम देखेंगे जब ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जब टेम्परेट साइक्लोन्स बन जाएगा आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये सब क्लाइमेट्स कैसे जो है एयर मास की वजह से बन रही है। एक्चुअली वार्म एयर कोल्ड एयर मास जो है अटलांटिक ओशन में इंटरैक्ट हुई, वहां से वो बना टेम्परेट साइक्लोन। वो टेम्परेट साइक्लोन जो है वेस्टर्लीज के साथ साथ बहते बहते चला गया ब्रिटिश की तरफ और वहां जाके रेनफॉल करता रहता है। तो विंटर टाइम बहुत सारा रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस टेम्परेट साइक्लोन्स विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एयर मासेस। हमारे इंडिया में
जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो ठंडी के दिन में बारिश होती है, वो एक्चुअली एक तरह का टेम्परेट साइक्लोन है जो मेडिटेरेनियन सी में बनता है। मेडिटेरेनियन सी में वो टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है? वार्म और कोल्ड एयर मास के इंटरेक्शन से। उसको जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है उसको ड्रैग करके लेके आता है और इंडिया के पास लाके और उसको बारिश कराता है ठंडी में। तो जितने भी स्नोफॉल होते हैं हिमालयन रीजन्स में या फिर हमारे नदर्न इंडियन प्लेन्स में जो रेनफॉल होता है, बारिश अभी जो रेनफॉल हो रहा था ठंडी में, दिस ऑल वेयर बिकॉज ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स दैट हैव फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एयर मास इन द मेडिटेरेनियन सी एंड दैट आर पुल्ड एंड ड्रैग्ड बाय व्हाट? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो इस तरीके से हमारे इंडियन जो है क्लाइमेट को भी ये असर करता है। तो इसके क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है ये एयर मास के। इसके और क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस लोकल लेवल पे देखना है तो एक जो वार्म एयर मास कोल्ड सरफेस पे जाता है तो क्या होता है वहां पे? कौन सा बनता है? टेम्परेट इन्वर्जन बन जाता है जब वार्म एयर मास कोल्ड सरफेस पे जाता है। तो वो भी एक लोकल लेवल पे आप सिग्निफिकेंस इसको देख सकते हो कि टेम्परेचर इन्वर्जन जो है इसकी वजह से होता है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से होता है। जितने भी फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल के टाइप्स देखे थे वो सारे ये एयर मासेस की वजह से होते हैं। तो ऑल दीज आर द कम्स अंडर द क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ एयर मासेस। समझ में आ रही है बातें? आपको फॉगी कंडीशंस क्रिएट हो जाता है ओशन सरफेस पे, लैंड सरफेस पे बिकॉज ऑफ दिस एयर मासेस। तो ये एयर मासेस छोटे स्तर पे भी होते हैं, लोकल लेवल पे भी छोटे छोटे एयर मास होते हैं लैंड सी ब्रिज के फॉर्म में। तो ये सब जो है एयर मासेस के क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस के अंदर आप 1 by 1 लिख दोगे। समझ में आ रही है बातें? लिख लोगे? तो दिस इज द क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द एयर मास। अब हम आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट्स। जस्ट एक सेकंड, लाइव नहीं सुनो। कितने देर की बैटरी है इसमें? अभी हो गया 2-1 घंटे की तो हो गई अभी। तो क्यों बोले हो कि छोटा कर लो? मतलब नहीं समझा। नहीं, इसमें 3 घंटे की बैकअप था। हाँ तो इसलिए 10-5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा कर लो, लिख के भेजे थे ना हमको कि सर लेक्चर को छोटा कर लो। ये इसकी अच्छा इसको बोले थे? ओ सॉरी सॉरी, हमें लगा कि। तो ये समझ गए एयर मास के बारे में क्या है, कैसे बना, कैसे वो डिसॉल्व हो गया, ये सारी चीज जान के हमने थर्मल मॉडिफिकेशन की बात कर ली और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन की भी बात कर ली। तो ये थर्मल मैकेनिकल मॉडिफिकेशन, जब भी एयर मास के बारे में आपसे पूछा जाएगा ये 3-4 चीज हमेशा याद रखना। क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं फॉर्मेशंस के, कितने तरह के होते हैं और इनके कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, थर्मल मॉडिफिकेशन क्या होता है, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन क्या होता है और क्या क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एयर मास फॉर यू इन जनरल स्टडीज। अब हम बात करते हैं फ्रंट्स में कि फ्रंट्स में क्या क्या चीज होता है, फ्रंट्स क्या होता है, कैसे होता है। फ्रंट्स जो होता है एक बाउंड्री होती है। फ्रंट्स का मतलब ही होता है बाउंड्री। फ्रंटियर जानते हो? तो फ्रंटियर जो होता है एक तरह की बाउंड्री होती है। तो उसी तरह से ये फ्रंट्स भी एक तरह की बाउंड्री होती है। बाउंड्री बिटवीन व्हाट? बाउंड्री बिटवीन 2 एयर मासेस। ये 2 एयर मास है, 2 एयर मास है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो ये इजीली मिक्स नहीं होंगे। जैसे हवा 2 मिक्स हो जाती है या एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ जाती है, वो जल्दी नहीं होगा क्योंकि इनके बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी जो है अलग है। अगर दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं तो ये दोनों या तो मिक्स हो जाते हैं आपस में या एक के ऊपर इजीली चढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से एक जो है वो वार्म एयर मास है, एक जो है कोल्ड एयर मास है। ये वाला जो है कोल्ड है और ये वाला जो है वार्म है। तो सबसे पहले दोनों जो है यहां खड़े होकर इंतजार करेंगे, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे, राइट। ये जो है चाहेगा कि इसको जो है अपने ऊपर उठा ले क्योंकि ये वार्म है। ये जो चाहेगा वहां पे अभी शुरू में नहीं अंदर जाना चाहेगा क्योंकि देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस 2 एयर मास। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री एट दिस रीजन। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड फ्रंट। अब ये बाउंड्री जो शुरू में बनेगी जहां पे कि अभी कोई भी फेनोमेना नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ये लोग चढ़ नहीं रहे हैं, ये लोग एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरह के बाउंड्री को हम बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। तो फ्रंट भी 4 तरह का होता है। स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट कब बनता है? जब 2 एयर मास, डिफरेंट एयर मास, वार्म एंड कोल्ड एयर मास इंटरैक्ट एंड रिमेन देयर and they are not mixing with each other, none of them is uplifted by the other। तो ये होता है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट जब बनता है, अब इस तरह से समझ लो कि ये ऐसे हो रहा है और ये ऐसे हो रहा है। जनरली ये होता ऐसे ही होता है क्योंकि इधर से जो पोलर ईस्टर्लीज का जो बेल्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल पोलर या पोलर एयर मास को लेके आता है इधर से, कोल्ड एयर मास को, और इधर से जो वेस्टर्ली है ये वार्म एयर मास को ऐसे लेके जाता है।
और वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली के बीच का जो रीजन है, जो कितने डिग्री का रीजन है, 55 से 65 डिग्री के लेटीट्यूड का रीजन है, इस रीजन में यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है एक फ्रंट का। यहां हमने समझाने के लिए ये ईस्ट वेस्ट लाया है, एक्चुअल में ये जो इंटरेक्शन होता है वो नॉर्थ और साउथ का इंटरेक्शन होता है। तो यहां पे बस एंगल का फर्क है, अभी हम बताएंगे तो आपको ऐसे दिखाएंगे कि इसको समझ लो आप यूं, समझ में आ रही बात है, ताकि आपको दिखते रहे कि ये हो क्या रहा है। यहां दिखाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 2 डायमेंशनल में, ठीक है, लेकिन यहां दिखाना आसान रहेगा, तो आप वहां पे समझ जाना कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो ये जो फ्रंट बना इसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। अब स्टेशनरी फ्रंट में ये हवा इधर जाने की कोशिश करेगी, ये इधर आने की कोशिश करेगी, बट इनिशियली दिस फ्रंट विल नॉट अलाउ टू मूव। तो ये हवा जो है ऐसे निकल जाएगी टकरा के, और ये ऐसे निकल जाएगी। तो इस फ्रंट के दोनों तरफ जो है इस तरह से मोशन होगा एयर का, इस तरह से मोशन होगा एयर का। तो ये जो मोशन एयर का हो रहा है दोनों साइड में, इसको बोलते हैं डायलेशन। मतलब ये एक दूसरे की तरफ घुसना चाह रहा है, लेकिन ये ऐसे निकल जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर चला जा रहा है। पहले ये आना चाह रहा है पास, ये फ्रंट नहीं आने दे रहा है, तो ये इधर निकल जा रहा है, ये इधर निकल जा रहा है। तो देयर इज द डायलेशन ऑफ एयर। इस डायलेशन की वजह से जो इनके बीच का सेंटर है, यहां हवा की कमी हो जाती है, क्योंकि सारे इधर साइड वाले हवा इधर चले गए, इधर साइड वाले हवा इधर चले गए, और ये दोनों रीजन्स में जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर इज ब्लोइंग एंड दिस सेंटर इज हैविंग द स्कार्सिटी ऑफ एयर। तो ये रीजन क्या बन जाएगा, लो प्रेशर सेंटर बन जाएगा। तो दिस रीजन विल बिकम अ लो प्रेशर सेंटर। इस लो प्रेशर सेंटर पे हल्की हल्की जो हवा होगी जो वो ऊपर जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर सेंटर है, तो ये ऊपर जाके एक छोटा सा क्लाउड फॉर्मेशन करेगी और थोड़ी बहुत रेनफॉल कर सकती है अगर यहां पे मॉइस्चर है तो, अदरवाइज कोई रेनफॉल भी नहीं होगा। मतलब कि ये जो आपका स्टेशनरी फ्रंट है, इसके ऊपर कोई बहुत क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस नहीं होता है। यहां पे एक लो प्रेशर सेंटर बन जाता है और छोटे छोटे क्लाउड्स बन सकते हैं, दे कैन कॉज रेनफॉल इफ दे हैव इनफ मॉइस्चर। तो ये स्टेशनरी फ्रंट बन जा रहा है। अब ये देख लो स्टेशनरी फ्रंट का क्या है, टाइप्स ऑफ, पहले फ्रंट्स मैं बता देना हूं आपको, उसके बाद मैं स्टेशनरी फ्रंट्स कैसे बनता है ये मैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ फ्रंट्स जो है 4 तरह के टाइप्स ऑफ फ्रंट्स होते हैं। पहला क्या मैंने बताया, स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। दूसरा मैं बता रहा हूं वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट। तीसरा है कोल्ड फ्रंट, सब तो पता ही है यार तुम लोगों को। चौथा है क्या, अच्छा एनसीईआरटी पढ़ क्या हो, गुड। चौथा है ऑक्लूडेड फ्रंट, अक्टूबर नहीं ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट। राइटिंग का बड़ा इशू होता है, फ्लो में चले जाते हैं तो हाँ, ऑक्लूडेड फ्रंट। ये 4 तरह के फ्रंट डेवलप होते हैं। अब आपको देखना है कि स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है और स्टेशनरी फ्रंट के पास कौन सा क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस होता है, एक्टिविटीज होती है। वार्म फ्रंट क्या होता है, कैसे बनता है, और इसके नीचे कौन सी क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस होती है। कोल्ड फ्रंट कैसा होता है और ऑक्लूडेड फ्रंट किसको बोलते हैं, और इन चारों का क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे बनता है, ये जो होते हैं। इसी तरह शुरू में सब कुछ जहां स्टेशनरी फ्रंट बनता है, बाद में वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट बनेगा, और बाद में फिर ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा। तो अभी हम सेपरेटली चारों फ्रंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये मतलब क्या हुआ चारों का, और ये जो सीक्वेंस ऑफ बनना हुआ ये हम फिर डिस्कस करेंगे, जिसको हम फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रंट्स एंड विद इन दैट सीक्वेंस देयर इज टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन। एक ऐसा स्टेज आता है जहां बोलते हैं कि अब टेम्परेट साइक्लोन पूरा बनकर तैयार हो गया, उसी सीक्वेंस में, फ्रंटोजेनेसिस में ही। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 हम चारों को डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये फ्रंट बनेगा तो कैसा बनेगा, ये फ्रंट बनेगा तो कैसा बनेगा, ये बनेगा तो कैसा बनेगा। अब आगे जो सीक्वेंस होगा ये हम फ्रंटोजेनेसिस में देखेंगे। समझ में आ रही बात है। अब वार्म फ्रंट क्या होता है, कोल्ड फ्रंट क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, इसको भी हम बताते हैं। स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है ये आप समझ गए, राइट। स्टेशनरी फ्रंट का पिक्चर देखना है तो ये देखो पिक्चर स्टेशनरी फ्रंट का। अब सारे फ्रंट्स को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डिनोशन एक ये सिंबल डिनोशन होता है सारे फ्रंट्स का। ये जब भी सिंबल आपको दिख जाए, एक साइड में सेमी सर्कुलर और दूसरे साइड में ट्रायंगुलर, तो इसका मतलब होता है कि ये स्टेशनरी फ्रंट है, राइट। दोनों जगह से घुसने की कोशिश कर रहा है। ये वार्म इधर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये सेमी सर्कुलर बन जा रहा है। कोल्ड जो है इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये ट्रायंगुलर बन जा रहा है। तो ये ट्रायंगुलर सेमी सर्कुलर का अल्टरनेट अगर आपको ऐसा दिखे तो इसका मतलब होता है कि स्टेशनरी फ्रंट। नन ऑफ द एयर मास इज अपलिफ्टेड टिल नाउ।
अभी तक कोई अपलिफ्टेड नहीं है, सब घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये वार्म घुस नहीं पा रहा है तो ये डायलेशन मोशन में इधर चला जा रहा है, कोल्ड घुस नहीं पा रहा है तो अपना डायरेक्शन पकड़ ले रहा है, और इसी फ्रंट के बीच में जो है एक लो प्रेशर सेंटर डेवलप हो जा रहा है। समझ में आ रही है बातें? इसको देख लो, ये हवा इधर है, ये हवा इधर है, दो कोल्ड एयर मास, ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। ये दोनों जो है एयर मास ये ट्रोपोस्फेयर तक है, ट्रोपोस्फेयर तक है, पूरा फैले हुए हैं ऊपर तक, और ये फेनोमेना ऊपर तक हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि यहां पे दोनों में से कोई भी अभी एक दूसरे के अंदर नहीं इंटर कर रहा है। ये जो है आपको ये वाला सीक्वेंस जो है डायरेक्शन कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल में ये ऐसे होता है नॉर्थ साउथ में, आपको दिखाने के लिए ये ईस्ट वेस्ट दिखा दिया जा रहा है। समझ लो कि ये नॉर्थ साउथ हो रहा है तो तुम इधर से देख रहे हो, तुम्हारी आंखें इधर से है, ठीक है, तो ये वाला समझ लो इस तरह की। तो ये हो गया आपका, दोनों के बीच में अभी नहीं मिक्स हो रहा है, ये लो प्रेशर सेंटर यहां डेवलप हो चुका है। इस लो प्रेशर सेंटर पे हल्की फुल्की कन्वेक्शन हो रहा है। इस कन्वेक्शन की वजह से एक क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये क्लाउड में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो थोड़े बहुत ड्रिजलिंग रेनफॉल हो जाएंगे, अदरवाइज नो रेनफॉल। समझ में आ रही बातें? तो ये होता है स्टेशनरी फ्रंट की। अब हम बात करते हैं वार्म फ्रंट क्या होता है। वार्म फ्रंट देखो आप पिक्चर से, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट को देखो। वार्म फ्रंट कब बनता है और कोल्ड फ्रंट कब बनता है? जब वार्म एयर एक्टिव हो, स्पीड हो उसका वार्म एयर का, तो वो क्या करेगा, कोल्ड एयर के ऊपर जाके हॉरिजॉन्टली पसर जाएगा, ले डाउन हो जाएगा पूरी तरह से, राइट। जैसे ये देखो, ये वार्म एयर है, ये वार्म फ्रंट बन रहा है, ये वार्म एयर यहां एक्टिव है। एक्टिव होना मतलब कि स्पीड तेज होना, ठीक है। ये जो स्पीड तेज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि सीधा जाएगा एंड इट विल ओवरलाई ओवर द कोल्ड एयर, ओवरलाई कर जाएगा, और कोल्ड एयर धीरे धीरे वार्म सेक्टर में घुसता चला जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये इस तरह की एक बाउंड्री बन जाएगी। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। दिस इज वार्म एयर एंड दिस इज कोल्ड एयर। पहले ये दोनों ऐसे थे ऐसे। अब क्या हुआ कि जो वार्म एयर था जब ऐसे थे तो वो क्या था, स्टेशनरी फ्रंट। अब वार्म एयर क्या हो रहा है कि ऊपर चढ़ जा रहा है कोल्ड एयर के ऊपर, और कोल्ड जो है दब के नीचे जो है अंदर घुसते चला जा रहा है वार्म सेक्टर में, और ये कोल्ड सेक्टर में चलता चला जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट बाउंड्री, फ्रंट मतलब बाउंड्री ही होता है। पहले ये बाउंड्री ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई बाउंड्री, तो ये बाउंड्री कहलाती है वार्म फ्रंट। अब ये ऊपर गया तो इसकी हाइट वार्म एयर की बढ़ गई, तो हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, कन्वेक्शन हो रहा है, एक तरह का कन्वेक्शन नहीं मतलब फ्रंटल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो फ्रंटल अपलिफ्टमेंट की वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो किस तरह का क्लाउड फॉर्म होगा ये बताओ? स्ट्रेट क्लाउड होगा। अब ये वार्म एयर है, मॉइस्ट है अगर, तो कौन तरह का क्लाउड बनेगा, निम्बो स्टेटस। मतलब यहां पे स्टेटस एंड निम्बो स्टेटस क्लाउड्स बन जाएगा। जहां मॉइस्चर कम है वहां क्या बन जाएगा, स्टेटस। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो निम्बो स्टेटस। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ निम्बो स्टेटस क्लाउड्स, एंड निम्बो स्टेटस क्लाउड्स विल कॉज हेवी रेनफॉल ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक लार्ज एरिया में ये ऐसे बनेगा। समझ में आ रही है बातें? अब सपोज मानो कि ये एक लॉन्ग एरिया में बन रहा है, तो एक सपोज कोई आदमी यहां खड़ा है और ये अगर ऐसे जा रही है, तो इस आदमी को क्या होगा कि अचानक से यहां पहले क्या होगा कि स्टेटस क्लाउड्स होंगे, तो हल्के फुल्के रेनफॉल होंगे, फिर जो है हेवी रेनफॉल होगा एक लंबे समय तो, क्योंकि इतनी दूर की एरिया जो क्रॉस करेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा क्रॉस करने में, तो 3 दिन 4 दिन तक लगातार रेनफॉल होता चला जाएगा। तो इस वार्म फ्रंट की वजह से यूरोप में कई बार 2-2, 3-3 दिन तक लगातार बारिश होता रह जाता है, और वो भी कई बार पूरा यूरोप जो है एक साथ बारिश होने लगता है, एटलीस्ट आधा यूरोप एक साथ बारिश होता है कभी कभी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वार्म फ्रंट। समझ में आ रही है? क्योंकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वार्म फ्रंट समझ गए। कौन सा क्लाउड्स बनेगा वार्म फ्रंट में? बेसिकली जो है स्टेटस एंड निम्बो स्टेटस। मेन क्लाउड्स जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होगा वो निम्बो स्टेटस होगा। निम्बो स्टेटस इज द मेन क्लाउड फॉर्म्स। स्टेटस तो उसका सब्सिडियरी क्लाउड हो गया, उसका एजेंट हो गया जो नीचे होता है सेक्रेटरी। बाकी ये सब जो है निम्बो स्टेटस हो गया। अब बात करते हैं हम कोल्ड फ्रंट की। अब जहां पे कोल्ड एयर एक्टिव होगा, कोल्ड एयर एक्टिव होगा, स्पीड होगा, तो वो क्या करेगा, जबरदस्ती वार्म एयर में घुसने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से जो वार्म एयर है वो वर्टिकली अपलिफ्टेड हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, पहले वार्म एयर खुद चल के जाता था तेजी से, तो वो जाके ले डाउन हो जाता था आराम से स्विफ्टली कोल्ड एयर के ऊपर, तो क्या बन जाता था क्लाउड्स, निम्बो स्टेटस।
अब क्या होगा कि यहां वार्म एयर को ये जबरदस्ती वर्टिकली नीचे से ऐसे उठा देगा, तो कौन सा क्लाउड बनेगा? क्यूमुलोनिम्बस या क्यूमुलस। अगर इसमें बहुत मॉइस्चर है वार्म एयर में तो क्यूमुलोनिम्बस बनेगा, अगर मॉइस्चर नहीं है तो क्यूमुलस बनेगा। तो ये जो बाउंड्री अब बन रहा है जिसकी स्लोप ज्यादा है, इससे ये स्लोप ज्यादा है ना, तो इसका स्लोप कम होता है, इसका स्लोप ज्यादा होता है। इसका स्लोप बोलते हैं 1/100 टू 1/100 टू 1/500 स्लोप होता है किसका? इसका। ये 1/100 का मतलब हुआ कि ये 1 किलोमीटर हाइट के बराबर 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, ये होता है 1/100 का स्लोप। और इसकी जो स्लोप होती है वो होती है 1/40 से 1/100, माने इसकी स्लोप ज्यादा होती है। इसमें आप 1 किलोमीटर हाइट का देखोगे, नापोगे कि कहां पे जाके 1 किलोमीटर हाइट मिल रहा है इस फ्रंट का, तो यहां जो है मात्र 40 किलोमीटर होगा या 100 किलोमीटर होगा। तो इसकी स्लोप ज्यादा होती है, इसकी स्लोप कम होती है। इसकी स्लोप ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपलिफ्ट कर दे रहा है वार्म एयर को। तो इसके बाद जगह पे क्या क्लाउड बनेगा? क्यूमुलोनिम्बस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स बनेगा। बेसिकली क्यूमुलोनिम्बस हम मान के चलते हैं ना कि ये वार्म एयर जो है वो मॉइस्ट है, क्योंकि मॉइस्ट एयर जनरली और जो ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट वार्म एयर और कोल्ड एयर के बनने से ही मेनली साइक्लोन्स बनता है। ये अगर ड्राई होता तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता, हम लोग यहाँ नहीं पढ़ाई करते। ऐसे तो हो रहा है, ड्राई बन रहा है, हमारे लिए कोई उसका मतलब नहीं है, तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये मॉइस्ट है, तो मान के चलते हैं कि ये मॉइस्ट है। तो यहां पे बनेगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, यहां पे बनेगा निम्बोस्टेटस क्लाउड्स, तो इसको बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। दिस रीजन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। तो ये वाला रीजन जो है वो हेवी रेनफॉल वाला रीजन होगा, थंडरिंग, लाइटनिंग, पूरा मूसलाधार बारिश जिसको देखते हो वो कोल्ड फ्रंट पे होता है। समझ में आ रही है बातें? तो ये कोल्ड फ्रंट बन गया, वार्म फ्रंट बन गया। अब क्या होता है? लास्ट होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ये देख लो पिक्चर, ये हो गया वार्म एयर ऊपर चल रहा है, इस तरह का एक बाउंड्री बन रहा है वार्म और कोल्ड के बीच में। ये जो है कौन सा क्लाउड्स है? निम्बोस्टेटस या स्टेटस क्लाउड्स है, क्योंकि किसके हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ज्यादा है। ये देखो यहां क्या हो रहा है, इसको नीचे करो। ये क्या हो रहा है कि ये जो कोल्ड एयर है जबरदस्ती ड्रैग कर रहा है वार्म एयर के अंदर में, और ड्रैग करके इस वार्म एयर को ऊपर उठा दे रहा है, और ऊपर उठा के ये वर्टिकल क्लाउड बन जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। सीबी का मतलब होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, एनएस का मतलब होता है निम्बोस्टेटस क्लाउड्स। ये सब याद रखना। सीबी मींस क्यूमुलोनिम्बस अल्टो क्यूमुलस एसी, ठीक है, और एनएस का मतलब होता है निम्बोस्टेटस क्लाउड्स। तो ये 3-4 क्लाउड्स का ना सिंबल नेम होता है, याद रखना। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन गया, ये सीरोस्टेटस क्लाउड्स हो गया, ये सीरस क्लाउड्स हो गया, ये आसमान में ऊपर बनता है, और ये क्या हो गया? अल्ट्रो क्यूमुलस क्लाउड्स हो गया। तो इस तरह के क्लाउड्स बन जाते हैं, क्यूमुलस बन जाता है, क्यूमुलोनिम्बस बन जाता है। तो ऐसा होता है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया। अब मान लो इधर जा रहा है, ये यहां कोई आदमी खड़ा है, तो सबसे पहले उसको देखेगा कि सीरस, मान लो यहां तुम खड़े हो, तुम्हें दिख रहा है कि सीरस क्लाउड्स है, यार बारिश नहीं आएगी। फिर देखेगा कि सीरोस्टेटस क्लाउड्स हो रहा है, अभी भी बारिश तुम्हें नहीं लगेगी। यहां फिर देखोगे कि अरे तो अल्टो क्यूमुलस आ रहा है, नीचे में दिख रहा है, तो समझ जो कि आगे क्यूमुलोनिम्बस आ रहा है, पीछे खड़ा है। अब वो आएगा और पूरा हेवी रेनफॉल क्रिएट कर देगा। तो ये प्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस होता है। ऊपर देख के ना यूरोप में लोग बता देते हैं कि आगे कौन सा क्लाउड आ रहा है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट, नॉर्मल लोग नहीं, जो पुराने लोग ये भी बता देते हैं कि ये क्लाउड दिख रहा है ना, अब आएगा ये वाला डेंस क्लाउड आएगा। तो ये काफी प्रेडिक्टेबल होता है ये सब, कि क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, एक सीक्वेंस में होता है। पहले सीरस क्लाउड्स दिखेगा, फिर सीरोस्टेटस दिखेगा, फिर जो है अल्ट्रो क्यूमुलस दिखेगा, और फिर क्यूमुलोनिम्बस आएगा। समझ में आ रही बात है? तो ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट के ऊपर क्या होगा? खूब सारा बारिश होगा। जैसे ये फ्रंट स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे ये खूब बारिश होगा। अब वार्म फ्रंट को डिनोट करते हैं हम इससे, ये साइन होता है वार्म फ्रंट को डिनोट करने का। दिस इज द साइन ऑफ वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट को डिनोट करते हैं ऐसे, ट्रायंगल से। ब्लू कलर की ट्रायंगल होगी तो ये डिनोट करता है कोल्ड फ्रंट को। रेड कलर की सेमी सर्कल होगी, ये डिनोट करता है वार्म फ्रंट को। तो दिस इज द सिंबल्स दैट डिनोट द फ्रंट। स्टडी के लिए हम लोग इसको बनाए हुए हैं। अगर ये दोनों जो है अपोजिट साइड में ऐसे हो तो ये किसको डिनोट करेगा? स्टेशनरी फ्रंट को ये डिनोट करेगा। और एक लास्ट होता है इस तरह से, एक ही साइड में दोनों हो गए, एक ही साइड में दोनों हो रहे हैं, माने सेमी सर्कुलर भी और ट्रायंगुलर भी दोनों एक ही साइड में हो गए, तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट को डिनोट करता है। ऑक्लूडेड फ्रंट हम तब बोलते हैं जब पूरा वार्म एयर जो है अपलिफ्ट हो गया कोल्ड एयर के ऊपर, और जो हमारा जो ये स्लोपिंग बाउंड्री है ये हॉरिजॉन्टल हो गया।
ये जो स्लोपिंग बाउंड्री वर्टिकल था इस तरीके से, तो वो स्टेशनरी था, राइट, स्टेशनरी था, ठीक। अब उसके बाद स्लोप हुआ तो वार्म और कोल्ड हुआ, और उसके बाद क्या होगा, ये प्लेन, एक्चुअली ये लाइन नहीं होती, ये प्लेन होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बॉडी में हम बात कर रहे हैं, तो तुम 3 डायमेंशनल में सोचना, 2 डायमेंशनल में मत सोचना। ये जो प्लेन होता है, पहले जो प्लेन था ये वर्टिकल ऐसे प्लेन था, फिर स्लोपिंग हुआ क्योंकि ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ दोनों साइड में, फिर क्या हो जाएगा कि पूरा चढ़ के ऐसे ऐसे एक प्लेन बन जाएगा, इस प्लेन के ऊपर वार्म एयर, इसके नीचे कोल्ड एयर, दिस इज ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है कि कोल्ड एयर वार्म एयर दोनों जो है एक साथ हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे साइन देते हैं कि ये ट्रेंगल, ये सेमी सर्कल, ये ट्रेंगल, ये सेमी सर्कल, ये ट्रेंगल, ये सेमी सर्कल। अब जो ऑक्लूडेड फ्रंट होता है उस पे भी बारिश होती है, क्योंकि अब पूरा वार्म एयर ऊपर हो चुका है, लेकिन पूरा वार्म एयर ऊपर हो चुका है तो वहां पे, तो वहां भी हॉरिजॉन्टल होगा, तो हॉरिजॉन्टल होगा तो वो भी हेवी रेनफॉल करेगा और एक लंबे समय तक करेगा, तो वो चीज ऑक्लूडेड फ्रंट में हो जाता है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट इज मेनली ये सबसे लास्ट में होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन या फ्रंटोजेनेसिस का जो आखिरी बारिश स्टेज होता है ये ऑक्लूडेड फ्रंट की वजह से होता है। अब 1 बाय 1 जब हम देखेंगे तो ये चीज क्लियर होगा। अभी हमने सेपरेटली देखा है कि ये हो रहा है कहां पे, जहां कोल्ड एयर एक्टिव है, ये हो रहा है कहां पे, सॉरी, जहां वार्म एयर एक्टिव है, ये कहां हो रहा है, जहां कोल्ड एयर एक्टिव है। अब हम देखेंगे कि एक स्टेशनरी फ्रंट के दोनों साइड में ये बनता है, एक साइड वार्म एयर एक्टिव है, एक साइड कोल्ड एयर एक्टिव है, तो ये जो स्टेशनरी फ्रंट है ये टूट जाएगा 2 फ्रंट में, एक साइड कोल्ड, एक साइड वार्म। अभी तक हमने सेपरेटली आपको बताया है, क्योंकि वहां उस जगह की मैकेनिज्म हमको बतानी थी कि कैसे कोल्ड फ्रंट बन रहा है, कैसे वार्म फ्रंट बन रहा है, और कोल्ड फ्रंट की वजह से क्या वेदर सिग्निफिकेंस होगा, वार्म फ्रंट का क्या वेदर सिग्निफिकेंस होगा, कौन से क्लाउड्स बनेंगे और कौन सा रेनफॉल होगा, ये बेसिकली मुझे अभी समझाना था, तो मैंने आपको ये बताया। अब जो है, अब दोनों ही केसेस में लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि हवा तो ऊपर जा रहा है, वार्म एयर ऊपर जा रहा है, व्हेन एयर इज गोइंग देयर इज अ लो प्रेशर, तो जितने भी फ्रंट्स होते हैं वो लो प्रेशर होते हैं। और तीसरी चीज याद रखना कि ये जो फ्रंट्स होता है, कोल्ड फ्रंट हो या वार्म फ्रंट हो, दोनों ही केसेस में कोल्ड एयर नीचे है और वार्म एयर ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो हमने जो इन्वर्जन में एक बात करी थी, फ्रंटल इन्वर्जन, तो ये यही था कि वार्म एयर इज अपलिफ्टेड बाय द कोल्ड एयर, इधर वार्म एयर इटसेल्फ इज गोइंग ओवर तो वार्म फ्रंट, एंड व्हेन कोल्ड एयर इज अपलिफ्टिंग इट एग्रेसिवली, तो दिस इज कोल्ड फ्रंट। दोनों ही केसेस में वार्म एयर ऊपर है, कोल्ड एयर नीचे है, तो जब भी आप इसको क्रॉस करोगे तो यू विल फाइंड व्हाट, अब यहां से आप ऊपर जाओगे तो यहां पे ये कोल्ड रीजन है, इसके ऊपर जाओगे तो ये वार्म रीजन आ जाएगा, तो दिस इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यहां देख लो ये कोल्ड रीजन है, इसके ऊपर जाओगे तो वार्म रीजन आ जाएगा, तो इट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो दिस काइंड ऑफ इन्वर्जन इज अ टाइप्स ऑफ इन्वर्जन विच वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ इन्वर्जन, द फ्रंटल इन्वर्जन। बात करी थी ना हमने वहां पे, रेडिएशन इन्वर्जन, एडवेक्शन इन्वर्जन, सबसिडेंस इन्वर्जन, टर्बुलेंस कन्वेक्शन इन्वर्जन, और लास्ट क्या बोला था, फ्रंटल इन्वर्जन। तो जो फ्रंटल इन्वर्जन बोला था ये यही था। ये बाकियों इन्वर्जन से इसलिए अंतर है क्योंकि ये स्लोपिंग बाउंड्री इसकी होती है, बाकियों में क्या था, एकदम वर्टिकल था, यहां जो है स्लोपिंग होता है, तो इसलिए ये इन्वर्जन लेयर हो गया। तो दिस इज द फ्रंट, मतलब 4 तरह के फ्रंट हो गए आपके। चौथा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, तो आप स्टेशनरी फ्रंट जान गए, वार्म फ्रंट जान गए, कोल्ड फ्रंट जान गए, इन सब के वेदर कंडीशंस नीचे लिख देंगे कि कोल्ड फ्रंट के ऊपर कौन सा क्लाउड्स बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्या होगा, हेवी रेनफॉल, इसके ऊपर क्या बनेगा, निम्बोस्टेटस क्लाउड्स या स्टेटस क्लाउड्स भी दोनों बनेगा, लेकिन मेन निम्बोस्टेटस क्लाउड्स है, ये याद रखना। अब इसमें तो सिरस भी बन रहा है, सीरोक्यूमुलस भी बन रहा है, ऑल्टोक्यूमुलस भी बन रहा है, लेकिन मेन जो रेन बियरिंग जो हमारे फायदे का है वो कौन है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है। ये सब हमारे फायदे के नहीं होते हैं, इनको केवल हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। बारिश कितना हो रहा है ये बात करो, वही हमारे तुम्हारे फायदे की है। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, हेवी रेनफॉल करेगा, काफी डिस्ट्रक्टिव टाइप लगेगा, पूरा लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सब होगा। इसमें क्या, सॉरी, कोल्ड फ्रंट में, वार्म फ्रंट में क्या होगा, रेनफॉल जो होगा हेवी होगा, बट दैट विल नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। एक हेवी में भी एक प्लीजेंट रेनफॉल होता है जिसमें कि आपको मन करता है कि चलो यार नहाते हैं, हेवी रेनफॉल हो रहा, मजा आ रहा है, तो ये करेगा। इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें जो है जब बिजली कड़केगी ना भागोगे घर में, तो दिस इज द कोल्ड फ्रंट। तो ऐसा होता है। तो वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट ये हो गया। फिर स्टेशनरी फ्रंट जान गए कि यहाँ पे जनरली कुछ होता नहीं है, कभी कभी मॉइस्चर हो गया तो हल्का सा क्लाउड्स बन के ड्रिजलिंग हो जाए, अदरवाइज कुछ मेजर रेनफॉल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर जो है ऊपर नहीं जा रहा है, अभी ये केवल लो प्रेशर बन रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है कन्वेक्शन हो जा रहा है। और ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब होता है कि नीचे जो है पूरा कोल्ड एयर हो गया और ऊपर जो है वार्म एयर हो गया।
अब ये वार्म एयर ऊपर हो गया तो ये भी एक तरह का क्लाउड यहां पे बनाएगा धीरे धीरे, और ये जो है लास्ट हेवी रेनफॉल करेगा पूरे सिस्टम का। तो दिस इज द ऑक्लूडेड फ्रंट। अब ऑक्लूडेड फ्रंट एक बार में नहीं बनता है, पहले जो है हल्का सा ऑक्लूजन होता है, आधा पार्ट जो वार्म एयर मास का है वो ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा और पार्ट चला गया और लास्ट में पूरा चला गया, और लास्ट में पूरा जाके ये रेनफॉल करके मिक्स हो जाता है दोनों। जब ये रेनफॉल हो जाएगा, ऊपर हो गया, तो ऊपर जाने के बाद इसकी भी तो टेम्परेचर डाउन हो रही है ना वार्म एयर मास की, तो बाद में क्या होगा कि नीचे वाले का और ऊपर वाले का टेम्परेचर लगभग बराबर हो जाता है और एक दूसरे में डिसॉल्व होकर खत्म हो जाते हैं, सारी कहानी खत्म। तो ये कहानी ऐसा शुरू होती है कि दो एयर मास आते हैं, पहले रुकते हैं एक दूसरे पे, इंतजार करते हैं एक दूसरे पे, धक्का मुक्की करते हैं, स्टेशनरी फ्रंट बनता है। अब देखो ये हम टेम्परेट साइक्लोन में करने वाले हैं, लेकिन एक बार देख लो यहां पे, ये हुआ, ये हो गया आपका कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास, ये आएगा पोल साइड से नीचे की तरफ, ये है हमारा वार्म एयर मास, ये जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, ये वेस्टर्ली जोन में है, ये पोलर ईस्टर्ली जोन में है। जो वेस्टर्ली जो पोलर ईस्टर्ली जोन में जो डायरेक्शन है विंड का वो ऐसा है, ऐसा है, इसका जो डायरेक्शन है विंड का वो ऐसा है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ये है, ये पूरी तरह से वेस्ट नहीं होता है, मैंने बताया था ना कि डिफ्लेक्शन है, ये कंप्लीट डिफ्लेक्शन अगर हो जाएगा फिर तो वो क्या बन जाएगा, जियोस्ट्रॉफिक विंड बन जाएगा। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड तो जमीन पे बन ही नहीं सकता है, कंप्लीट 90 डिग्री पे तो ऐसे नहीं जाएगा ये प्रेशर डिफरेंस के, तो ये जो है हल्का सा इसमें होता है, हाँ ऊपर नीचे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन कम ज्यादा होता है, ट्रेड विंड्स का थोड़ा डिफ्लेक्शन कम होता है, इसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी और ज्यादा होती है। तो ये दोनों इस तरह से आके यहाँ पे टकराएंगे, टकराने के बाद पहले मिक्सअप नहीं होंगे, यहाँ पे धक्का मुक्की करेंगे और यहाँ पे जो है एक इस तरह का फ्लो बन जाएगा कि कोल्ड एयर मास इधर जा रहा है और वार्म एयर मास इधर जा रहा है अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये जाना इधर चाह रहा है लेकिन इधर जाने नहीं दे रहा है ये कोल्ड, तो इधर चला जा रहा है ये, मतलब मैकेनिकली समझ लो कि इसको धकेल दिया जा रहा है कि भाई इधर जाओ तुम, इसको बोल दिया रहा है कि तुम इधर जाओ, तो सब इधर जा रहे हैं, सब इधर जा रहे हैं, बीच में बन जा रहा है एक अपना सेंट्रल लो प्रेशर सेंटर, और ये पूरा क्या बन जा रहा है हमारा स्टेशनरी फ्रंट। इस लो प्रेशर सेंटर पे थोड़ा सा ऊपर जाके क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ड्रिजलिंग रेनफॉल हो सकती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं है। कई जगह आपको मिल जाएगा कि यहां भी रेनफॉल होता है, बट ज्योग्राफिकली फैक्ट मैं बताऊं अगर डिटेल में, तो बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं ऑप्शनल के, वो यही बोलते हैं ज्योग्राफर्स कि यहाँ कोई बहुत हेवी रेनफॉल नहीं हो जाता है, हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि कोई हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। तो ये हो गया स्टेशनरी फ्रंट। अब इस लो प्रेशर सेंटर के इस साइड में कौन एक्टिव है, वार्म एयर एक्टिव है कि कोल्ड एयर एक्टिव है, ये बताओ। इस साइड में वार्म का डायरेक्शन ये है, तो कौन एक्टिव कहलाएगा, वार्म एयर, और इस साइड में कौन एक्टिव है, कोल्ड एयर। तो इस फ्रंट का जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में वहां पे वार्म एयर एक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वार्म वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, और जो कोल्ड एयर होता है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो इस लो प्रेशर सेंटर के वेस्ट में जो है कोल्ड एयर एक्टिव कहलाएगा। जहां वार्म एयर एक्टिव होगा वहां पे कौन सा फ्रंट बनेगा, वार्म फ्रंट बनेगा। जहां कोल्ड एयर होगा वहां पे कौन सा फ्रंट बनेगा, कोल्ड फ्रंट बनेगा। तो यही स्टेशनरी फ्रंट जो है दो फ्रंट में बढ़ जाता है, एक वार्म फ्रंट और एक कोल्ड फ्रंट, और ये सब सीक्वेंस में हो रहा है। पहले दोनों आके मिल रहे हैं, स्टेशनरी फ्रंट बन रहा है, 2-4 दिन तक स्टेशनरी फ्रंट रह रहा है, फिर 2-4 दिन में ये लोग जो है एक दूसरे में सक्सेसफुल होंगे धक्का मुक्की करने में, तो ये जो है इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा कि इसके अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएगा नीचे, और नीचे चढ़ के इसको ऊपर उठाना स्टार्ट करेगा। ये जो है खुद इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा, और उसकी वजह से यहां पे एक वेव लाइक फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। ये वेव लाइक फॉर्मेशन जब हो गया, इसका मतलब कि ये जो स्टेशनरी फ्रंट है ये दो भाग में बट गया। इस साइड जो है ये तो सेंटर हो गया अपना, इस साइड जो है ये कोल्ड फ्रंट बन गया, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द डिनोशन ऑफ कोल्ड फ्रंट, राइट। क्योंकि कोल्ड एयर जो है वार्म एयर सेक्टर में अब इन्वेड कर चुका है, घुस चुका है, और घुस के यहां पे जो है उठा चुका है वार्म एयर को। ये रीजन्स में क्या हो रहा है कि वार्म एयर अब इन्वेड कर चुका है कोल्ड रीजन्स में। ये रीजन हो गया कोल्ड का ऊपर का, ये हो गया वार्म का, समझ में आ रही बात है, ये नीचे से वार्म ऊपर से कोल्ड, ये इसके अंदर इन्वेड कर चुका है, तो सेमी सर्कुलर यहां पे ये बन जाएगा, जो डिनोट करेगा कि ये वार्म फ्रंट बन चुका है। तो एक ही स्टेशनरी फ्रंट जो है ईस्ट साइड में वार्म फ्रंट बन गया, वेस्ट साइड में कोल्ड फ्रंट बन गया। समझ में आ रही बात है। अब यहां पे वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट, इन दोनों फ्रंट के इधर साइड बीच में वार्म सेक्टर, इधर साइड कोल्ड सेक्टर, और ये पूरा सिस्टम जो है वो चला आता है थोड़ा सा नीचे, और ये इस तरह से जाने लगता है ईस्ट साइड में।
वेस्ट से इस साइड में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। क्योंकि होता क्या है कि ये वार्म सेक्टर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि ये कोल्ड एयर काफी एग्रेसिव होता है, डोमिनेटिंग होता है, तो ये जो है धकेलते धकेलते तेजी से वार्म की तरफ लेके जाता है। वार्म भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है एक्टिव उतना ज्यादा नहीं होता है, तो ये भी इधर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जा पाता है जितने स्पीड से ये इधर बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे देखोगे कि जो वेव होगा वो ऐसे कर्व बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से होता चला जाएगा। ये जो वार्म सेक्टर है ये जमीन पे खत्म होता चला जाएगा और कोल्ड सेक्टर जो है इन्वेड करता चला जाएगा। मतलब जमीन के जो वार्म एयर है ये दोनों साइड से ऊपर उठता चला गया, और जमीन पे जो वार्म एयर है उसको धीरे धीरे कोल्ड एयर एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, और एक्वायर करते 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 बंद हो जाएगा ये, और बंद हो गया तो पूरी तरह से ऑक्लूजन हो गया। पूरे जमीन पे कोल्ड एयर, पूरे आसमान में वार्म एयर। तो ये जो देखोगे कि वार्म सेक्टर ये हो रहा है वो आगे कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये जमीन पे जो वार्म एयर है ना सब ऊपर चलते चले जा रहे हैं, और जमीन पे इनकी जगह कौन आता जा रहा है? कोल्ड एयर। क्योंकि वार्म एयर भी इधर से जा रहा है ऊपर, तो नीचे से तो कोल्ड एयर ही आएगा ना, और इधर से कोल्ड एयर खुद ही घुसते हुए आ रहा है। तो इन दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशन में ये जो जमीन पे वार्म वाला रीजन है, सेक्टर है, वो कम होता चला जा रहा है, और वार्म जो है ऊपर में फैलता चला जा रहा है, और नीचे में कोल्ड एयर एक्वायर करता चला जा रहा है जमीन को, और धीरे धीरे ये जो वेव बन रहा है वो बंद हो जाएगा। बंद होना यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा तो कुछ समय के लिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब इधर बंद हो गया, मतलब इस रीजन में पूरे जमीन पे कोल्ड एयर आ गया और पूरे ऊपर में वार्म एयर आ गया, और ये धीरे धीरे ग्रो करते करते ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा ऐसे बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्लूडेड फ्रंट हो जाएगा पूरी तरह से। तो स्टेशनरी फ्रंट बना, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट बना, और ये वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट जो है धीरे धीरे ऑक्लूजन होने लगेगा ऊपर में। ये जमीन पे सोचो, ये जमीन पे हम बात कर रहे हैं कि ये वार्म सेक्टर, ये कोल्ड सेक्टर है, तो जमीन पे तो घटता ही चला जाएगा ना, क्योंकि सारे जो वार्म एयर हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगे वार्म फ्रंट की तरफ भी, और उठने लगे कोल्ड फ्रंट की तरफ भी। तो दोनों ही साइड से जमीन पे जो है ना ऐसा धीरे धीरे वार्म एयर जो है छेकता हुआ चला गया, और छेकते छेकते पूरा वार्म सेक्टर को खत्म कर दिया, और ऊपर में पूरा कोल्ड सेक्टर हो गया। ऊपर में सॉरी ऊपर में पूरा वार्म सेक्टर हो गया, और नीचे में पूरा कोल्ड सेक्टर हो गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म्स को हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। इंटायर मैकेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? फ्रंटोजेनेसिस। और यही फ्रंटोजेनेसिस जो होता है इसी के अंदर टेम्परेट साइक्लोन बन जाता है। ये जो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है ना जब, तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन बन गया। तो फ्रंटोजेनेसिस और साइक्लोन्स में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। फ्रंट्स जो है हम इंडिविजुअली आपको बता दिए क्या क्या होता है, और ये जो फ्रंट्स की सीक्वेंस ऑफ बनना बिगड़ना होता है ये साइक्लोन का फॉर्मेशन एंड डिसिपेशन होता है। जैसे दो फ्रंट्स आए तो ये साइक्लोन का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे कर्व बना ये साइक्लोन मैच्योर होता जा रहा है, और धीरे धीरे जब दोनों मिलने लगेंगे और इस तरह से ऑक्लूजन होने लगेगा तो वो साइक्लोन का खत्म होने स्टार्ट हुआ। जब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे तो साइक्लोन खत्म हो गया, साइक्लोलाइसिस हो गया, टेम्परेट साइक्लोन खत्म हो गया। समझ में आ रही है बातें? तो अब हम बात करते हैं साइक्लोन। तो जो फ्रंटोजेनेसिस थियरी है ये एक्सप्लेन करती है कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में। और ये पूरा सिस्टम जो है ये चलता हुआ जा रहा है वेस्टर्लीज के साथ साथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये कोल्ड एयर अब वार्म एयर के अंदर आ गया है, वेस्टर्लीज वाले जोन में आ गया है। तो वेस्टर्लीज, अब देखो यहां का जो एयर का मूवमेंट ऐसे होता है, सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि बीच में लो प्रेशर एरिया है। तो ये जो वार्म एयर है ये इधर जो है कोल्ड एयर है वार्म एयर में घुसने की कोशिश कर रहा है, वार्म एयर जो है कोल्ड एयर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इनडायरेक्टली देखोगे तो ये एक सर्कुलर मोशन यहां पे क्रिएट हो जा रहा है, और ये जो सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है इसी को साइक्लोन बोलते हैं। ये एंटी साइक्लोनिक है, एंटी साइक्लोनिक है ना कि साइक्लोनिक है? ये बताओ। एंटी साइक्लोनिक है। एंटी साइक्लोनिक अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो क्या बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो वो साइक्लोन कहलाएगा कि एंटी साइक्लोन कहलाएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये साइक्लोन इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एयर हुआ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज साइक्लोन। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर इसको देखोगे तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ आ रही बातें? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ना इस साइड वार्म होगा और नीचे साइड कोल्ड होगा। अभी क्या है कि नीचे साइड वार्म है और ऊपर साइड ये है कोल्ड है, तो ये सारा मैकेनिज्म उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है इसी तरह से
साइक्लोन यहां पे बन जाता है जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन बनने का यही प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन को वन बाय वन। ये तो मैंने आपको एक कहानी के तौर पे बता दिया कि ऐसे हुआ, समझ में आ रही है? कुछ तो समझ में आएगा, 100% नहीं भी आएगा तो 60% तो समझ में आएगा। आप धीरे धीरे बुक पढ़ोगे और इसको थॉट प्रोसेस इसमें करो। दिस इज, देखो ये ऐसा कंसेप्ट है ना जिसमें जितना सोचोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। आप टेक्निकली होने की कोशिश करोगे, याद कर ले वार्म फ्रंट पे ये बंदा है, कोल्ड फ्रंट पे ये बंदा है, तो फिर ये मैकेनिज्म नहीं समझ पाओगे। इसको सोचो इस चीज को कि ये जो क्या है, ये कर्व क्या है, ये क्यों अंदर में ये घटता क्या जा रहा है। ये ग्राउंड पे ये दिखा रहा है कि जो वार्म एरिया है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और ग्राउंड पे कोल्ड एयर फैलते चला जा रहा है और ये वार्म एयर कहां जा रहा है, ऊपर में आ जा रहा है। तो ये सीन ग्राउंड का है, ग्राउंड लेवल सीन है। ये समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। अब बात करते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन्स की। टेम्परेट साइक्लोन जनरली 6 स्टेजेस में बनते हैं। देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। यही जो 6 स्टेजेस हम बात करेंगे। अभी हमने बात किया, ये 4 में बात किया। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये जो वेव बन रहा है ये भी 2 स्टेज में होता है और ये जो ऑक्लूजन होता है ये भी 2 स्टेज में होता है, इनिशियल ऑक्लूजन, एडवांस्ड ऑक्लूजन। तो अब हम वन बाय वन टेम्परेट साइक्लोन्स के पहले जान ले कि होता क्या है टेम्परेट साइक्लोन, इसके बारे में थोड़ी बहुत हमारी जानकारी हो जाए और उसके बाद जो है हम स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन देख लेंगे टेम्परेट साइक्लोन के और उसके बाद हम देख लेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन जब चलता है तो सीक्वेंस ऑफ वेदर कंडीशन क्या होगा वन बाय वन। अब ये सपोज मान लो ऐसा बन गया है, ये चीज ऐसा बन चुका है, ये वार्म सेक्टर है, ये जो है वार्म फ्रंट है, ये जो है कोल्ड फ्रंट है और इस तरह से अब ये जब इधर जाएगा तो पहले आएगा ये कोल्ड रीजन। अब तो ये कोल्ड रीजन हो गया, फिर आएगा ये वार्म फ्रंट, फिर आएगा वार्म सेक्टर, फिर आएगा कोल्ड फ्रंट और फिर आएगा कोल्ड सेक्टर। तो एक आदमी यहां खड़ा है तो वो पहले एक्सपीरियंस करेगा कोल्ड एयर, फिर एक्सपीरियंस करेगा वार्म फ्रंट, फिर एक्सपीरियंस करेगा वार्म सेक्टर, फिर करेगा कोल्ड फ्रंट और फिर करेगा कोल्ड सेक्टर। तो ये सारे चीज जो एक्सपीरियंस करेगा तो वो कैसा वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस करेगा, यही चीज सीक्वेंस ऑफ वेदर होता है टेम्परेट साइक्लोन्स में, जो हम आगे अभी बात करेंगे। और आपसे पूछेंगे, आप ही बताओगे कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब कोल्ड एयर में कोई क्लाउड नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में केवल बोलोगे कि टेम्परेचर घट गया, प्रेशर बढ़ गया और काम कंडीशंस हैं। छोटे मोटे क्लाउड्स दिखते हैं जो ऊपर हाई क्लाउड्स होते हैं। वार्म फ्रंट पे क्या होगा वो आपको पता है। फिर वार्म सेक्टर में क्या होगा, बोलोगे कि अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया लेकिन कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, काम कंडीशन से। फिर हमारा आएगा कोल्ड फ्रंट, फिर बताओगे कि क्या होगा और कोल्ड फ्रंट पार कर जाएगा तो कोल्ड एयर में फिर वही वाला बताओगे जो पहले बात किए थे कोल्ड एयर की वजह से। टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया है, उसके चारों बगल एंटी साइक्लोनिक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोनिक पैटर्न में विंड चल रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक पैटर्न में विंड चलेगा, एक लो प्रेशर के चारों ओर। लो प्रेशर कौन सा है, वही जो स्टेशनरी फ्रंट पर लो प्रेशर बना था वही हमारा लो प्रेशर हो जाएगा इस साइक्लोन का, ठीक है। ये साइक्लोन ऐसे ऐसे डेवलप होगा और इसके अंदर इस तरह का एक बना हुआ होगा और ये पूरा सिस्टम इधर से विंड चल रहा है, इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है और ये एक पूरा सर्कुलर सिस्टम होगा जो एक परमानेंट विंड के अंदर एम्बेडेड होगा और यही ऐसे ऐसे जाएगा और जिस रीजन में जाएगा ए सीक्वेंस ऑफ वेदर कंडीशंस क्रिएट करके जाएगा। तो दिस इज द टेम्परेट साइक्लोन। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेट साइक्लोन बनता कहां है, किस लैटिट्यूड्स में बनेगा टेम्परेट साइक्लोन। 35 से 65, वैसे तो 55 से लेके और 65 के बीच में वो स्टेशनरी फ्रंट बनता है। अब ये जो स्टेशनरी फ्रंट टेढ़ा होगा तो ये जो दोनों उसके लिम्ब होंगे वो नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीजें होंगी कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये 35 से लेके 65 में कहीं भी बन सकता है। अब यार होता क्या है कि कई बार जो कोल्ड एयर मास होते हैं वो 65-70 डिग्री पे बनते हैं लेकिन अंदर नीचे घुस के 40 तक आ जाते हैं और इधर से वार्म एयर मास है वो भी ट्रॉपिकल रीजन्स में बनता है, वो घुस के ऊपर चला जाता है। जनरली वेस्टर्ली जोन में बहुत ज्यादा एयर मास नहीं बनते हैं। जो ये वेस्टर्ली जोन में हमने वार्म एयर मास बता रहे हैं ना, वो ट्रॉपिकल एयर मास है जो वार्म है, जो ऊपर चले गए हैं। तो ट्रॉपिकल एयर मास ऊपर चले गए हैं वेस्टर्ली जोन में, पोलर ईस्टर्लीज के एयर मास जो है भी नीचे आ गए हैं थोड़ा सा। तो ये दोनों जो है इंटरेक्ट हो जाते हैं 35 से 65 के बीच में और इनके इंटरेक्शन से क्या बन जाता है, आपको टेम्परेट साइक्लोन बन जाता है। फ्रंट्स बनता है, सीक्वेंस ऑफ फ्रंटोजेनेसिस होता है, वही टेम्परेट साइक्लोन हो जाता है। तो टेम्परेट साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम अराउंड विच एयर इज मूविंग इन अ वेरी हाई स्पीड फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। तो सबसे पहले टेम्परेट साइक्लोन में आपको जानना है लोकेशन। लोकेशन क्या है इसका, तो लोकेशन है इसका 35 डिग्री टू 65 डिग्री।
फिर आपको बोलेगा कि किस सरफेस पे होता है, कॉन्टिनेंट पे कि ओशन पे, कहीं भी बन सकता है, कॉन्टिनेंट पे भी बन सकता है, ओशन पे भी बन सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट पे ही बनेगा, ये ओशन पे ही बनेगा। ओशन पे बन के कॉन्टिनेंट पे आ गया, कॉन्टिनेंट पे बन के कॉन्टिनेंट पे ही आगे चलता चला गया, फिर से ओशन में भी चला गया, तो वो कहीं पे भी बन सकता है, क्योंकि एयर मास किसी भी जगह बन सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो दिस इज द लोकेशन 35 से 65, इधर ऑन कॉन्टिनेंट और ऑन ओशन सरफेस, कहीं पे भी बन सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स ओनली ओवर द ओशन सरफेस, इट डज नॉट फॉर्म ओवर द कॉन्टिनेंट सरफेस। इसलिए ये जानना जरूरी है, और जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये एक हम बात करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स ओनली ओवर द ओशन, टेम्परेट साइक्लोन ओशन एंड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट एंड ओशन बोथ, दोनों जगह बन सकता है। तो लोकेशन हो गया। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब ये कैसे मूव करता है, इसकी मूवमेंट होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होगी कि वेस्ट टू ईस्ट होगी, वेस्ट टू ईस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्लीज के बेल्ट में बन रहा है, मतलब ये फॉलो करेगा अपने उसी ट्रैक को जो इसका परमानेंट विंड जैसे जाता है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तीसरा, टाइमिंग, किस टाइम ज्यादा बनेगा, विंटर टाइम में ज्यादा बनेगा कि समर टाइम में ज्यादा बनेगा। अब ये बात तो हमने करी नहीं है। अब देखो होता क्या है ना कि एक बात हमने शुरू में आपको समझाया था, एक बात बोली थी, शायद हो सकता है बहुत डिटेल में नहीं बताई होगी क्योंकि हम आगे यहां पे बात करने वाले थे, कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं तो थर्मल कंट्रास्ट विंटर टाइम में ज्यादा हो जाता है, विंटर टाइम में थर्मल कंट्रास्ट ज्यादा होता है। कल हम जब पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम भी बता रहे थे तो उस समय भी मैंने बताया था कि विंटर टाइम पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो है ज्यादा फेरोसियस होता है, ज्यादा उसकी स्पीड होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो कंट्रास्ट होता है दो एयर मास का वो विंटर टाइम ज्यादा होता है। और जितना कंट्रास्ट होगा दो एयर मास के बीच में, कंट्रास्ट मतलब डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर का डिफरेंस, मॉइस्चर का डिफरेंस, तो जितना ज्यादा डिफर करेंगे दो एयर मास उतना ही तगड़ा टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। तो ये जो टाइमिंग होती है साइक्लोन के बनने की वो विंटर में ज्यादा बनता है, समर में कम बनता है। तो विंटर मोर देन समर, विंटर मोर देन समर, राइट। या विंटर में जो टेम्परेट साइक्लोन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। अब देख लो हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है मेडिटेरेनियन सी में जो बनता है वो विंटर टाइम रेनफॉल करता है। तो इसलिए आप देखोगे कि ब्रिटिश वगैरह क्लाइमेट्स में समर में भी रेनफॉल होता है, विंटर में भी रेनफॉल होता है, लेकिन विंटर में उनके यहां रेनफॉल ज्यादा होता है, समर में कम होता है। अब देख लो हमारे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में शिफ्टिंग वाले में वहां भी विंटर टाइम रेनफॉल ज्यादा होता है, क्योंकि विंटर टाइम बहुत ज्यादा बनता है टेम्परेट साइक्लोन्स, दो एयर मास के बीच कंट्रास्ट ज्यादा होता है इसलिए। तो टाइमिंग विंटर ग्रेटर देन समर, तो ये टाइमिंग समझ गए, लोकेशन समझ गए, मूवमेंट समझ गए। इसका जो है एक्सपेंशन, एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंड, इसकी जो एरिया होती है ये लार्ज एरिया को कवर करता है, यानी कि इसके जो एरिया होती है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स को एक बार में वो कवर करता है, इन कंट्रास्ट टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक बार में छोटे एरिया को कवर करता है और ये जो है एक लार्ज एरिया को कवर करता है। तो जो कवरेज है इसका ये भी काफी लार्ज है, इसको कवरेज समझ लो, कवरेज वेरी लार्ज। अब देख लो कैसे वेरी लार्ज हो रहा है, क्योंकि जो लेंथ ब्रेथ आप देख लो एयर मास का, लेंथ कितना होता है एयर मास का, 1600 से 3200 किलोमीटर, ब्रेथ होता है कितना, 250 से 500 किलोमीटर, कभी कभी 1000 किलोमीटर भी। तो लेंथ ब्रेथ से आप बना लो कि ये इतने दो एयर मास से ये साइक्लोन बन रहा है, तो इसका क्या डायमेंशन होगा, इसकी क्या लेंथ ब्रेथ होगी। तो लोकेशन समझ गए, कवरेज समझ गए, वेरी लार्ज एरिया होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन में बताएंगे कि छोटे एरिया में ये घूमता है उस कंपेरिजन में, राइट। उसके बाद वेदर कंडीशंस, पांचवा हम बात करते हैं वेदर कंडीशंस, कि कैसा वेदर कंडीशंस होता है। तो वेदर कंडीशंस के बारे में दो बात याद रखना। अब वेदर कंडीशंस कैसा होगा ये तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे दो बात, एक प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल, और दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव, या यू कैन कॉल कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। ये जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो काफी प्रेडिक्टेबल होता है, कब बनेगा, कब वेदर कंडीशन आएगा, ये काफी प्रेडिक्टेबल होता है। हमें पता होता है कि हाँ टेम्परेट साइक्लोन यहां पे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, फ्रंट से हम पहचान जाते हैं यहां हमारा टेम्परेट साइक्लोन आने वाला है। तो पहली चीज ये प्रेडिक्टेबल होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब थोड़ा सा हमने साइंस डेवलप कर लिया है, सैटेलाइट से देख लेते हैं कि यहां बन रहा है,
लेकिन प्रेडिक्ट आप नहीं कर पाओगे, एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, वो अचानक से आएगा और मूसलाधार बारिश कर देगा। लेकिन ये टेम्परेट साइक्लोन जो होता है प्रेडिक्टेबल होता है, और दूसरी बात है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। जो वेलोसिटी ऑफ विंड होती है वो 40 से 60 किलोमीटर ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में कितना होता है? 120, 130, 180, बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ तो 216 किलोमीटर सुपर साइक्लोन। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन जो होता है विंड स्पीड 40 to 60 किलोमीटर, नॉट मोर देन दैट। तो विंड स्पीड इसमें कम होती है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, इसीलिए तो इसलिए इसको गुड साइक्लोन बोलते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है वो जो है डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन होता है, ये जो होता है कंस्ट्रक्टिव साइक्लोन होता है। तो इसके वेदर कंडीशंस में ये दूसरा बात जान गए, नॉन डिस्ट्रक्टिव। और तीसरा बात एक जान लो, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल, वैसे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी सिक्वेंशियल होता है, लेकिन इसमें जो है एक सिक्वेंशियल वेदर कंडीशंस होगा। पहले आपको कोल्ड एयर आएगा, फिर वार्म फ्रंट आएगा, फिर वार्म एयर आएगा, फिर कोल्ड फ्रंट आएगा, फिर कोल्ड एयर आएगा। आप अभी सीक्वेंस देख लेंगे, तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो वेदर कंडीशंस प्रेडिक्टेबल है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है और सिक्वेंशियल है। तो ये वेदर कंडीशंस होगा। कौन कौन से क्लाउड्स इसमें मेजर होते हैं? मेजर क्लाउड्स कौन कौन से हैं आप बताओ? क्यूमुलोनिम्बस सीबी प्लस निम्बो स्टेटस एनएस। मेजर क्लाउड्स यही दो हैं, बाकी सारे क्लाउड्स जो है सब्सिडियरी हैं। मेन जो रेन बियरिंग क्लाउड्स है उसमें क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्टेटस है। क्यूमुलोनिम्बस किस फ्रंट के पास होगा? कोल्ड फ्रंट, सीएफ। कोल्ड फ्रंट जो होगा वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होगा। निम्बो स्टेटस किसके पास होगा? वार्म फ्रंट। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले वार्म फ्रंट आता है तो सबसे पहले निम्बो स्टेटस क्लाउड्स होगा, बाद में कोल्ड फ्रंट आता है तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होगा। क्योंकि वार्म फ्रंट जो है वो ईस्ट साइड बनता है, कोल्ड फ्रंट वेस्ट साइड बनता है। तो जैसे ऐसे जाएगी तो किसी भी इंसान को पहले निम्बो स्टेटस क्लाउड्स मिलेगा, फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स लास्ट में मिलेगा, उसके बाद सब शांति हो जाएगी। तो ये जो है वेदर कंडीशंस में क्लाउड्स का हो गया। रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, here it is what long duration rainfall over the large area, here it is short duration very heavy with thunder and lightning over a small area। तो ये हो जाता है, समझ में आ रही बात है? तो ये टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन। तो हमने जो भी फॉर्मेशन की बात करी है, जो फॉर्मेशन की हमने बात करी है वही फॉर्मेशन आपको बात करना है स्टेजेस की। हम आपको एक स्टेजेस बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेज होता है। अभी हमने जो है कहानी बताई है, अब उस कहानी को हम डिमार्केट कर देते हैं कि ये वाली ये स्टेज कहलाएगी, ये वाली ये स्टेज कहलाएगी, ये वाली ये स्टेज कहलाएगी। तो जनरली 6 स्टेज में हम इसको बांटते हैं मेनली। पहला होता है स्टेज स्टेशनरी फ्रंट स्टेज। स्टेशनरी फ्रंट स्टेज होता है, राइट। दूसरा स्टेज होता है आपको फ्रंटल वेव स्टेज। फ्रंटल वेव स्टेज, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट इसलिए नहीं बताने कि दोनों एक साथ बनता है दूसरे स्टेज में। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वार्म फ्रंट स्टेज, स्टेज की बात कर रहे हैं, टाइम की, स्पेस की नहीं, टाइम की बात कर रहे हैं। तो वार्म और कोल्ड दोनों हमने अलग अलग बताया समझाने के लिए, बनते दोनों एक साथ ही है, सेकंड स्टेज में बन जाते हैं। ये समझना, ये मत समझना कि पहले वार्म बनेगा क्योंकि सर पहले ने वार्म बताया था फिर कोल्ड बनेगा, ऐसा नहीं है। फ्रंटल वेव स्टेज मतलब कि यहां पे जो स्टेशनरी जो सीधा है बिल्कुल, वो जो है अब वेव कड़वी हो जाएगा। तो ये होता है फ्रंटल वेव स्टेज। कड़वी क्यों होगा? क्योंकि एक साइड वार्म फ्रंट बन गया, एक साइड कोल्ड फ्रंट बन गया, तो ये जो कड़वी स्ट्रक्चर बन जाता है इसको बोलते हैं फ्रंटल वेव स्टेज। फिर होता है हमारा ओपन वेव स्टेज, यानी ये जो कर्व है ये अब एक दूसरे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पास आ जाएंगे। जब तक ये कर्व ऐसे था, हॉरिजॉन्टली ही था, तब तक हम इसको फ्रंटल वेव स्टेज बोलते थे। और जब ये कर्व एक दूसरे के साथ सामने आने लगेंगे और नीचे जो है वार्म एयर जो है ऊपर चढ़ने लगेगा और कोल्ड एयर जो है उसको अक्वायर करने लगेगा ग्राउंड को, तो ये कर्व जो है ऐसे बन जाएगा। तो जो ऐसे कर्व बन जाता है वो ओपन वेव स्टेज कहलाता है। फिर आता है हमारा इनिशियल ऑक्लूजन स्टेट। इनिशियल ऑक्लूजन स्टेज। फिर हमारा आता है एडवांस ऑक्लूजन स्टेज। एडवांस्ड ऑक्लूजन स्टेज। एडवांस ऑक्लूजन स्टेज। और लास्ट में जो स्टेज आता है वो होता है साइक्लोलाइसिस स्टेज, कंप्लीट ऑक्लूजन स्टेज या साइक्लोलाइसिस स्टेज। तो लास्ट जो छठा स्टेज होगा उसको या तो कंप्लीट ऑक्लूजन बोल दो, कंप्लीट ऑक्लूजन या कंप्लीट ऑक्लूजन
या इसको बोलते हैं साइक्लोलाइसिस। लाइसिस मतलब समझते हो? साइक्लोजेनेसिस और साइक्लोलाइसिस दो टर्म होता है। साइक्लोजेनेसिस का मतलब होता है बनना, साइक्लोलाइसिस का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो कोई भी चीज बनता है पहले फिर खत्म हो जाता है। तो जब तक बनता है जिस स्टेज को, उसको बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस। तो स्टेशनरी से लेके और ओपन वेव स्टेज तक दिस इज कॉल्ड साइक्लोजेनेसिस, और यहां से लेके और लास्ट तक इसको बोलते हैं साइक्लोलाइसिस। मतलब कि वे जो टेम्परेट साइक्लोन होता है अपने मैच्योर स्टेज में यहां पहुंच जाता है। एज के बेसिस पे देख लो, चाइल्ड होता है, बनता है, मैच्योर में डेवलप हो जाता है। अब मैच्योर से फिर ओल्ड की तरफ जा रहा है तो एक तरह से डिग्रेड हो रहा है, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है और उसके बाद मर जाएगा। तो ये हो गया आपको मैच्योर स्टेज। उसके बाद आपका क्या चला जाएगा, इनिशियल ऑक्लूजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरह से बूढ़ा हो जाएगा, मतलब खत्म होने के कारण पे ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा साइक्लोन का। तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। अब एक एक स्टेजेस को हमको ये देखना है कि पहले स्टेज में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है। स्टेशनरी फ्रंट वाले स्टेज में आप लोगों को पता चल गया है कि ये एक स्टेशनरी फ्रंट बन जाता है, बीच में एक लो प्रेशर सेंटर बन जाता है। इधर जो है वार्म एयर घुसने की कोशिश करता है, इधर जो है कोल्ड एयर घुसने की कोशिश करता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट स्टेज, राइट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो दोनों साइड ये करके ऐसे ट्रेंगल बना दिया, ऐसे सर्कल, सेमी सर्कल बना दिया, ऐसे ट्रेंगल बना दिया, ऐसे सेमी सर्कल बना दिया, ऐसे ट्रेंगल बना दिया। नीचे साइड में ट्रेंगल बनाते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे जो है नॉर्थ साउथ में आता है, ऊपर साइड में हम सर्कल बना देते हैं जनरली। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्टेशनरी फ्रंट स्टेज। तो ये स्टेज 1 हो गया, पिक्चर से देख लो, ये हो गया स्टेशनरी फ्रंट स्टेज। कोल्ड एयर नीचे इन्वाइट करने की कोशिश कर रहा है, वार्म एयर ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो स्टेज होगा वो हमारा होगा, क्या होगा, एक सेकंड, फ्रंटल वेव स्टेज। दूसरा जो स्टेज होगा वो फ्रंटल वेव स्टेज होगा। इनिशियल स्टेज समझ गए, स्टेशनरी स्टेज ये वाला चला, हाँ ये वाला समझ गए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या वेदर कंडीशंस होता है ये भी जान गए सब कुछ। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। अपने सेकंड स्टेज में होगा हमारा फ्रंटल वेव स्टेज। फ्रंटल वेव स्टेज में क्या होगा कि जो ये स्टेशनरी स्टेज सीधा था, अब ये दो फ्रंट्स यहां पे बन जाएंगे। दो फ्रंट्स कैसे बन जाएंगे, तो एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। तो एक जो है फ्रंटल वेव बन जाएगा, ये फ्रंटल वेव बन जाएगा। इधर कौन सा एयर मास इन्वेट कर रहा है, कोल्ड एयर मास इन्वेट कर रहा है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये बीच में है, सेंटर है, और यहां पे ऐसे बन जाएगा वार्म फ्रंट। तो दिस इज कोल्ड फ्रंट, दिस इज वार्म फ्रंट। समझ में आ रही बात है। ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहां पे क्लाउड्स बन गए हैं, कौन से, क्यूमुलोनिम्बस। यहां पे कौन से बन गए हैं, निम्बोस्टेटस। तो दोनों फ्रंट यहां तैयार हो गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं फ्रंटल वेव स्टेज। ये जो है ईस्ट साइड में होगा, ये जो है वेस्ट साइड में होगा। अब नेक्स्ट आता है ओपन वेव स्टेज। हाँ, एक बात यहां याद रखना, जो मैं कल बोला था कि कल मैं इसको बताऊंगा। जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम होता है वो इसी स्टेज में डेवलप होता है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि वार्म एयर ऊपर चला गया है यहां पे, और उसके पीछे कोल्ड एयर है। यहां भी वार्म एयर ऊपर चला गया है, इसके पीछे कोल्ड एयर है। ये रीजन में क्या है, कोल्ड एयर है। इस रीजन में, इस लाइन के ऊपर क्या है, वार्म एयर है। तो जो ऊपर में तुम बात करोगे अपर एटमॉस्फेयर में, रुको, अपर एटमॉस्फेयर में हम बात करेंगे तो दिस माई हैंड इज कोल्ड, दिस माई हैंड इज वार्म। समझ आ रही बातें हैं। तो इस वार्म और कोल्ड के बीच में जो कंट्रास्ट होगा, इस कंट्रास्ट की वजह से हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होगा। हाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किधर से होगा, तो फ्रॉम कोल्डर रीजन्स टुवर्ड्स टू वार्मर रीजन्स। समझ में आ रही बात है। और इसकी वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और वो कोरियोलिस की वजह से डिफ्लेक्ट होकर और साइक्लोन बन जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो ये जो साइक्लोन बन जाएगा, जेट स्ट्रीम बन जाएगा। तो ये जो जेट स्ट्रीम बनता है वो इसी स्टेज में जेट स्ट्रीम बन जाता है, और जेट स्ट्रीम ऐसे ही घूमने लगता है इसी फॉर्म में। इसकी जो जेट स्ट्रीम की कर्व है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम की, मतलब नीचे में साइक्लोन बन रहा है और ऊपर में जेट स्ट्रीम चल रहा है। समझ में आ रही बात है। तो इस तरह का ये फॉर्मेशन हो जाता है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा ये चीज। अब हम बात करते हैं, ये फ्रंटल वेव स्टेज हो गया। अब हम ओपन वेव स्टेज की बात करते हैं। ओपन वेव स्टेज में क्या होगा कि अब ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि दोनों इधर और इधर, ऐसा मोशन नहीं है, ये मत कंफ्यूज होना कि ये दोनों मोशन की है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और ये भी इधर जा रहा है, लेकिन इसके जाने की जो स्पीड है, इसके जाने की स्पीड से ज्यादा है। जनरली बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे से पास आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि ये इस साइड जाएगा, ये भी इस साइड जाएगा, और ये भी इस साइड जाएगा, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से जाएगा क्योंकि कोल्ड एयर इज मोर फेरोसियस।
ठीक, मोर एक्टिव, मोर इन्वेडिंग। तो इसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, इस तरह का कुछ बन जाएगा। समझ में आ रही बात है? ये क्या हो जाएगा, कोल्ड एयर फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा वार्म फ्रंट। समझ में आ रही है बात है? ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। इधर से जो है हवा इधर जा रही है कोल्ड एयर, इधर से जा रही है वार्म एयर, इधर घुसने की कोशिश कर रही है, और फिर इधर से जो है ये वार्म एयर जो इधर घुसने की कोशिश कर रही है वार्म फ्रंट। तो यहां का ये वाला जो हवा होता है वो इसकी तरह ठंडा नहीं रह जाता है, क्योंकि ये वार्म एयर के साथ जो है काफी इसकी इंटरेक्शन हो चुकी है, तो ये थोड़ा सा जो है गर्म हो जाएगा। तो इसको हम जनरली कूल एयर बोलते हैं, नॉट कोल्ड एयर। तो कूल एयर इधर जा रहा है, कोल्ड एयर इसमें घुसने की कोशिश करे, ये भी एक तरह का कोल्ड एयर भी हुआ, लेकिन लेस कोल्ड हुआ इसके कंपेरिजन में। तो ये कूल एयर, ये कोल्ड एयर, ये वार्म एयर, और ये जो फॉर्मेशन हो गया ये ओपन वेव स्टेज हो गया, और इस स्टेज को बोलते हैं मैच्योर्ड स्टेज ऑफ साइक्लोन। ये जो है इनिशियल हो गया, एकदम इंसिपिएंट हो गया, इनिशियल से भी पहले हो गया। इसको बोलते हैं इंसिपिएंट नेसेंट स्टेज, मतलब यहां जो है अभी ग्रो करने स्टार्ट किया है, जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, अगर आप इन्फेंट स्टेज बोल सकते हो तो इसको आप जुवेनाइल स्टेज बोल सकते हो, तो इसको बोलोगे आप मैच्योर स्टेज। अब ये एडल्ट हो गया, मैच्योर हो गया, कंप्लीटली एकदम ये हो गया है। और ये जो सिस्टम है ये चल रहा है, दिस इज मूविंग। समझ रहे हो बात को मेरी? ये इंतजार नहीं कर रहा है कि ये बन के और फिर हम चलना स्टार्ट होंगे, दिस थिंग इज मूविंग। ये जो स्टेशनरी फ्रंट है ये भी वेस्टर्निस के इन्फ्लुएंस में चल रहा है, ये जो फ्रंटल वेव स्टेज है ये भी चल रहा है, और वो चलने के मतलब क्रम में ही ये जो है इस आपस में भी ये बनते चले जा रहे हैं। अब ये स्टेज आ गया, ये दोनों जो है क्लोज आ गए, तो इसको बोलते हैं ओपन वेव स्टेज। फिर आएगा इनिशियल ऑक्लूजन। इनिशियल ऑक्लूजन में क्या होता है, एक मिनट के लिए इसको हटा दो समझाने के लिए। इनिशियल ऑक्लूजन में क्या होगा कि इस सेंटर के पास से ये दोनों मिलने लगेंगे, तो जब ये दोनों मिलने लगेंगे इस तरह से कुछ बन जाएगा, तो ये दोनों जो है अब और पास आ गए हैं और यहां से मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब इस रीजन में अब कोल्ड एयर आ गया, वार्म एयर जो है खत्म होते चला जा रहा है, पूरा वार्म एयर अब ऊपर आ गया है, ग्राउंड पे बच गया कोल्ड एयर, और धीरे धीरे ये कोल्ड एयर का इन्वेजन जो है ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनिशियल ऑक्लूजन। व्हाट इज इट कॉल्ड, इनिशियल ऑक्लूजन। तो यहां से साइक्लोन जो है धीरे धीरे से अब नीचे की तरफ जाने लगा, साइक्लोलाइसिस की तरफ बढ़ने लगा। फिर आएगा हमारा एडवांस ऑक्लूजन। एडवांस ऑक्लूजन में एक अच्छा खासा एरिया जो है कवर हो गया, ये हमारा जो पहले सेंटर था ये पूरा एरिया पे ऑक्लूजन हो गया, ये पूरा एरिया जो है पहले ये ऐसे था, अब ये एरिया पूरी तरह से अक्वायर कर लिया कोल्ड एयर ने, पूरा यहां वार्म एयर ऊपर आ गया, तो ये जो सेंटर था साइक्लोन का वो नीचे शिफ्ट हो गया, अब ये सेंटर शिफ्ट हो गया साइक्लोन का। समझ में आ रही बातें? और ऊपर में क्या हो गया, पूरी तरह से कोल्ड एयर नीचे, वार्म एयर नीचे ऊपर। अब ये जो है इसको बोलते हैं एडवांस ऑक्लूजन। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा साइक्लोलाइसिस, जिसमें कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो है सारे मैच हो गए, ये हो गया इधर से कोल्ड अभी तक है कोल्ड फ्रंट, ये अभी तक वार्म फ्रंट है, अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जुड़ के कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्लूजन और साइक्लोलाइसिस। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द 6 स्टेजेस ऑफ द साइक्लोलाइसिस, दिस इज द 6 स्टेजेस ऑफ द साइक्लोन फॉर्मेशन, टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन। समझ में आ गई? फ्रंटोजेनेसिस बोलेगा तो भी यही लिखोगे, टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन बोलेगा तो भी यही लिखोगे। टेम्परेट साइक्लोन में केवल ये बता दोगे कि यहां पे साइक्लोन पूरी तरह से बन गया हमारा, यहां से साइक्लोन जो है खत्म होने लगा, यहां पे साइक्लोन खत्म हो गया, यहां से साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ। समझ में आ रही है बातें? कोई दिक्कत बताओ, कोई इशू है तो? क्लियर है पूरी तरह से? तो दिस इज द इंटायर स्टोरी, स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। अब ये देख लो आप पिक्चर, देखो ये हमारा हो गया स्टेशनरी फ्रंट स्टेज, बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, इन्फेंट स्टेज ऑफ हमारे साइक्लोन फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा फ्रंटल, ठीक है, ये फ्रंटल हो गया, इसने थोड़ा सा सिंपली दिखा दिया, ऐसे ये कर्व टाइप का बनता है, फ्रंटल हो गया। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ओपन वेव स्टेज, ठीक है, ओपन वेव स्टेज हो गया जो कि पूरी तरह से अब ये हो चुका है। ये हमारा हो रहा है इनिशियल ऑक्लूजन, यहां से ऑक्लूजन स्टार्ट हो गया है। ये यहां से हो गया एडवांस ऑक्लूजन, और यहां से पूरी तरह से ऑक्लूड हो गया। तो ये 6 स्टेजेस में बन जाएगा, 6 स्टेजेस याद रहेगा आपको, इस तरह से लिख दोगे, कोई दिक्कत? ठीक। साइक्लोन मैच्योर स्टेज में बोलते हैं किस स्टेज को, ये वाले स्टेज को, दिस इज द मैच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन। यहां से तो साइक्लोन अब खत्म होना स्टार्ट हो गया, ऑक्लूजन स्टार्ट हो गया, तो दिस इज द मैच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन। अब देखो
हमारे यहाँ जो साइक्लोन आता है, टेम्परेट साइक्लोन, वो लगभग ऑक्लूडेड स्टेज में होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में आता है। इसीलिए बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल नहीं होता, हल्की फुल्की रेनफॉल होती है, क्योंकि ऑक्लूडेड स्टेज वाले ना फिर हल्की फुल्की रेनफॉल करते हैं। तो वो समझो तो कि इस स्टेज में होता है या इस स्टेज में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको सीक्वेंस ऑफ वेदर की, कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ वेदर होंगे। अब सीक्वेंस ऑफ वेदर में आप बताना कि क्या होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मैच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन, ठीक है। मान लो ये क्या है, कोल्ड फ्रंट, ये क्या है, वार्म फ्रंट। ये जो रीजन हो गया, ये वार्म फ्रंट का रीजन हो गया, ये जो रीजन हो गया वो कोल्ड फ्रंट का रीजन हो गया। यहां पे जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने हुए हैं, यहां पे निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बने हुए हैं, यहां पे कोई खास क्लाउड्स यहां पे नहीं बना हुआ है। तो दिस रीजन इज व्हाट, कोल्ड फ्रंट रीजन, दिस रीजन इज वार्म सेक्टर। ये भी वार्म सेक्टर है लेकिन इसके ऊपर फ्रंट बना हुआ है, तो ये पूरा वार्म सेक्टर ही है, लेकिन ये फ्रंट के इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस में आ गया। ये हो गया वार्म फ्रंट रीजन, समझ में आ रही बात है। अब ये जो है इधर जा रहा है, ठीक है। इसके बाहर का जो ये रीजन है, इसके बाहर का जो ये रीजन है, ये रीजन होता है कूल एयर रीजन बोलते हैं इसको, कूल एयर या कोल्ड एयर भी मिलेगा, कूल एयर रीजन, क्योंकि दोनों साइड से अब कूल एयर जो है ना छेक रहा है वार्म एयर को। इस रीजन को बोलते हैं वार्म सेक्टर, वार्म सेक्टर। इसको कूल सेक्टर या कोल्ड सेक्टर भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इसको बोलते हैं कोल्ड सेक्टर, कोल्ड सेक्टर या कोल्ड एयर रीजन, ठीक है। समझ में आ रही बात है। ये कूल कोल्ड का बहुत ज्यादा इतना डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, इससे इसलिए हम उसको कूल बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे बैठा हुआ एक आदमी है, ठीक है। यहां पे जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो अल्टोक्यूमुलस, सीरोस्ट्रेटस, इस तरह के क्लाउड्स हैं या सीरस क्लाउड्स हैं, ये बन रहे हैं यहां पे, ठीक। फिर इधर भी जाओगे तो क्यूमुलस और फिर सीरो बन के इस तरह चले जाएंगे। अब इस आदमी है ये एक, ये आदमी को ये अब साइक्लोन आ रहा है इधर, आप यहां पे खड़े हो, आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप सबसे पहले ये क्लाउड दिखेगा आपको। कौन सा क्लाउड है ये, सीरस क्लाउड्स। फिर ये सीरो स्टेटस दिखेगा, ठीक है, सीरो स्टेटस दिखेगा। उसके बाद आपके पास आएगा ये कोल्ड एयर रीजन, मतलब ये भी कोल्ड एयर रीजन ही है, कूल एयर रीजन ही है। मतलब यहां आपको टेम्परेचर प्रेशर कैसा रहेगा, टेम्परेचर आपका रहेगा यहां पे कोल्ड रीजन में कम, प्रेशर रहेगा हाई, मतलब टेम्परेचर विल बी रिड्यूस, टेम्परेचर यहां पे रिड्यूस रहेगा, प्रेशर जो है थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जहां कम होता है तहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू इनकाउंटर इज द कूल एयर रीजन। सबसे पहले कूल एयर रीजन में आपको टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा। एंड व्हाट इज द विजिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स, सीरस, सीरो स्टेटस एंड इस टाइप के क्लाउड्स मिलेंगे आपको, या स्टेटस क्लाउड्स। नाउ सेकंड जो आपका रीजन आएगा ये वार्म सेक्टर का रीजन आएगा। तो वार्म सेक्टर का रीजन आएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हेवी रेनफॉल ड्यू टू द निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा, और टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर कम होगा। तो सेकंड में आपको जब वार्म फ्रंट आपके ऊपर आएगा तो यू विल गेट हेवी रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड विथ टेम्परेचर लिटिल बिट राइज एंड प्रेशर लिटिल बिट डिप। फिर ये वार्म फ्रंट चला जाएगा, आप आ जाओगे अब वार्म सेक्टर में। तो वार्म सेक्टर में रेनफॉल तो नहीं होगा लेकिन टेम्परेचर ऊपर रहेगा, आपको प्लेजेंट कंडीशन होगा, थोड़ा सा इससे भी टेम्परेचर यहां बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा जो ठंडी लग रही है जो बारिश की वजह से, उससे आपको आसानी रहेगी। चलो भाई थोड़ा सा अब गर्म हुआ, ये गर्म होने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कैसा होगा, कम हो गया प्रेशर, टेम्परेचर राइज प्रेशर डाउन। फिर आप लोगों के सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर पीछे से आ रहा है क्या, कोल्ड फ्रंट। ये कोल्ड फ्रंट जैसे आएगा तो अचानक से ह्यूज रेनफॉल, ये सडन यहां पे चेंज हो जाता है। समझ में आ रही बात है, क्योंकि ये अभी तक बहुत प्लीजेंट है और तुरंत यहां से कोल्ड फ्रंट आ जाएगा। सडन हेवी रेनफॉल ड्यू टू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और उसके बाद थंडरिंग, लाइटनिंग, पूरा तबाही। बहुत ज्यादा नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह नहीं, इसके कंपेरिजन में ज्यादा। विंड स्पीड 40 से 60 वाला तो यहां मान लो 40 होगा तो यहां 60 होगा, लेकिन थोड़ा 60 किलोमीटर के स्पीड में भी विंड काफी पेड़ पूरा मुड़ने लगते हैं। तो ये हो गया थंडर एंड लाइटनिंग। फिर ये पास करेगा तो कोल्ड सेक्टर आ जाएगा। तो अगेन व्हाट विल यू गो गेट, टेम्परेचर डाउन, प्रेशर अप। हल्का फुल्का कोई क्यूमुलस क्लाउड्स होगा तो हल्का फुल्का कुछ देर तक ड्रिजलिंग करेगा, और ड्रिजलिंग करने के बाद फिर से आपको सीरस क्लाउड्स दिखेगा और टेम्परेट साइक्लोन आपका पास कर गया। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ वेदर। आपको याद रखना है कि सबसे पहले आएगा आपको कूल सेक्टर, कूल सेक्टर के बाद वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट के बाद वार्म सेक्टर, वार्म सेक्टर के बाद कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट के बाद कोल्ड सेक्टर, बस खत्म। तो दिस इज द वेदर कंडीशन इन सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में वेदर कंडीशन आता है जब भी टेम्परेट साइक्लोन कहीं से कहीं गुजरता है। तो क्लियर है। और जितने भी
एयर मास का आपने सिग्निफिकेंस देखा था, वो सब सिग्निफिकेंस इसमें भी आप बोल देंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? रेनफॉल करता है किस लेटीट्यूड्स में? 35 से 65 में। बहुत सारे क्लाइमेट्स को बनाता है। कौन से क्लाइमेट्स को बनाता है? तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट्स को बनाता है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स को बनाता है। इंडियन लैंड मास में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यही लाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ठंडी के दिनों में ज्यादा होता है तो व्हीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सब इसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। जितने भी रीजन्स हैं जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ये हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रॉकीज है, रॉकीज के वेस्ट में, दिस ऑल रीजन्स गेट वेरी गुड रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस। यूएस के भी पार्ट्स में बहुत सारे रेनफॉल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेट साइक्लोन्स। और ये विंटर टाइम में होते हैं और व्हीट कल्टीवेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है। ये माइल्ड रेनफॉल होता है, बहुत तेज रेनफॉल नहीं होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तरह। तो ये व्हीट कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। समझ में आ रही है बातें? ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो एक्चुअल सोर्स ऑफ रेनफॉल होते हैं टेम्परेट रीजन्स के लिए। इन्हीं से मेनली रेनफॉल होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए क्या क्या सोर्स रेनफॉल के होते हैं? एक तो कि कन्वेक्शनल करंट होता है जो इक्वेटोरियल रीजन के लिए होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है, मॉनसून होता है, ये सब जो है ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए होते हैं। टेम्परेट रीजन्स के लिए ये टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। समझ में आ रही है? तो दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ साइक्लोन। कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? क्लियर है पिक्चर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं बनने के, और किस तरह के साइक्लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कहां पे ज्यादा साइक्लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किस रीजन में ज्यादा बनता है, क्यों ज्यादा बनता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद हम एक बार टेम्परेट और ट्रॉपिकल का कंपैरिजन देख लेंगे दोनों का, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझ जाएंगे और पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो हमारा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में हम क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड कर लेंगे, जो भी 10-12 क्लाइमेट्स है। थोड़ा सा लंबा क्लास खींच जाए तो कोई बात नहीं, और एक क्लास में हम जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाला पूरा सारा कुछ कर लेंगे। तो इस तरह से कल हमारा जो है क्लाइमेटोलॉजी ओवर हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो, तो फिर आज जो है सेकेंड क्लास नहीं रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 बज रहा है, फिर हम भी खाना वाना खाएंगे 3 बजेगा, तब तक फिर जो है उसके बाद फिर 3 से बाद 1 घंटे करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसलिए फिर कल देख लेंगे।